अध्याय 9 प्रतिफल का धुत नियम। शोहरत या भारी दौलत हासिल करने के लिए आपके साथियों के सहयोग की जरूरत है। कोई किसी भी पद पर हो या कोई कितनी भी दौलत हासिल कर ले, उसे स्थायी बनने के लिए उसे दूसरों के सहयोग की जरूरत होती है। आप पड़ोसियों की सद्भावना के बिना सम्मानजनक पद पर नहीं बने रह सकते। जिस तरह कि आप चांद तक उड़कर नहीं जा सकते, अपने साथियों की सहमति के बिना भारी दौलत हासिल करना असंभव होगा, बशर्ते ये विरासत में ना मिली हो। पैसे का आनंद निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस हद तक लोगों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। यह देखने के लिए दूरदर्शी दार्शनिक होने की जरूरत नहीं है कि जो लोग अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सद्भावना का आनंद लेते हैं, उन्हें वह हर चीज मिल सकती है जो उनके सहयोगी दे सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शोहरत और दौलत या इनमें से किसी एक की राह साथियों के दिल से होकर गुजरती है। बदले के नियम के अलावा भी साथियों की सद्भावना हासिल करने के दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर होते हों तो वह इस लेखक को अब तक पता नहीं चले हैं। बदले के नियम से आप लोगों को वही देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो आप उन्हें देते हैं। इसके बारे में कोई अंदाज मार तुक्का नहीं है, संजोग का कोई तत्व नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है। जो आप देते हैं वही वह लौटाते हैं। आइए देखते हैं कि इस नियम का उपयोग कैसे करें ताकि ये हमारे खिलाफ काम करने के बजाय हमारे पक्ष में काम करे। शुरुआत में हमें आपको यही बताने की जरूरत नहीं है कि मानव हृदय की प्रवृत्ति वापस लौटाने की होती है। अच्छे के बदले अच्छा, बुरे के बदले बुरा, सहयोग या विरोध के बदले सहयोग या विरोध। अगर आप किसी व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेते हैं, तो जिस तरह दो और दो चार होते हैं, उसी तरह निश्चित रूप से वह आपसे बदला लेगा। किसी व्यक्ति से मित्रता करेंगे या उसके प्रति अच्छा काम करेंगे, तो वह भी ऐसी ही प्रतिक्रिया करेगा। जो लोग इस सिद्धांत के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उन्हें अपवाद माने। औसत के नियम के अनुसार लोगों का भारी बहुमत अचेतन रूप से ऐसी ही प्रतिक्रिया करता है। जो लोग अपने मन में द्वेष रखकर बाहर निकलते हैं, उन्हें दिन भर में 1 दर्जन लोग मिल जाते हैं जो इसे भड़काने में आनंद लेते हैं। अगर आपने कभी द्वेष रखा है, तो आप आसानी से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होती है और जो हमेशा हर एक के प्रति अच्छा बोलता है, उसे सभी लोग पसंद करते हैं, जबकि इसके विपरीत व्यक्ति को आमतौर पर नापसंद किया जाता है। बदले का यह नियम पूरी सृष्टि में व्याप्त प्रबल शक्ति है जो दूसरों को लगातार आकर्षित या विकर्षित कर रही है। आप इसे जमीन पर गिरने वाले बलूत के बीज के हद्दे में पाएंगे, जो धूप की गर्मी पाकर दो छोटी पत्तियों की एक छोटी टहनी में फूटता है, जो आखिरकार बड़ी हो जाती है। बीज बलूत का मजबूत वृक्ष बनाने के लिए आवश्यक सारे तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी ने भी कभी नहीं सुना कि कोई बलूत का बीज बलूत का वृक्ष उगाने वाली कोशिकाओं के सिवा किसी दूसरी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। किसी ने भी कभी ऐसा कोई पेड़ नहीं देखा जो आधा बलूत और आधा चिनार हो। बलूत के बीज का केंद्र सिर्फ बलूत के वृक्ष के तत्वों के साथ ही समानता रखता है। इसी तरह मानव मस्तिष्क में रहने वाला हर विचार भी अपने ही तरह के तत्वों को आकर्षित करता है, चाहे वे विनाश के हों या सृजन के, दयालुता के हों या क्रूरता के। अपने मन को नफरत और नापसंदगी पर केंद्रित करके आप विपरीत फसल की उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरह आप बलूत के बीज से चिनार का वृक्ष बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, यह बदले के नियम के सामंजस्य में है ही नहीं। पूरी सृष्टि में हर चीज आकर्षण के निश्चित केंद्रों की ओर आकर्षित होती है। समान बुद्धि और प्रवृत्तियों के लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। मानव मन उसी मन के साथ साम्य बनता है जो सामंजस्य पूर्ण हो और जिसमें वैसी ही प्रवृत्तियां हो। इसलिए आप किसी प्रकार के व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, वह आपके खुद के मन की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। आप इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें अपने चुने हुए किसी भी मार्ग पर निर्देशित करके मनचाहे प्रकार के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह प्रकृति का नियम है। यह नियम अटूट है और यह हमेशा काम करता है, चाहे हम इसका चेतन इस्तेमाल करते हों या ना करते हों। इस नियम की ओर देखने का एक और तरीका यह है, मानव मन धरती माता के समान होता है, क्योंकि ये उसी तरह की फसल उत्पन्न करता है जो बीज 5 शारीरिक इंद्रियों के जरिए इसमें बोए जाते हैं। मस्तिष्क की प्रवृत्ति बदला देने की होती है। यह दयालुता के सभी कामों पर वैसे ही प्रतिक्रिया करता है और अन्याय व क्रूरता के सभी कामों से अप्रसन्न होता है, चाहे काम सुझाव या आत्म सुझाव के सिद्धांत के जरिए किया जाए।
मन इंद्रियगत छवियों के सामंजस्य वाली मांसपेशी गतिविधियों को निर्देशित करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं बदले में दूं, तो आपको मेरे मन में वह इंद्रियगत छवियां या सुझाव रखने होंगे, जिनसे मैं आवश्यक उचित मांसपेशीय गतिविधि उत्पन्न कर लूं। यदि आप मुझे चोट पहुंचाते हैं या नाखुश करते हैं, तो मेरा मन एक ही झटके में सामंजस्यपूर्ण मांसपेशियां गतिविधियां उत्पन्न कर देगा और उसी तरह बदला देगा। बदले के इस नियम का अध्ययन करने पर हम कुछ हद तक उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जिसे हम अज्ञात मानसिक क्षेत्र कह सकते हैं। भौतिकी का क्षेत्र अभी हमारा खोजा गया तथ्य विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने खोजे सिद्धांतों का व्यवहारिक इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हालांकि हम इन सिद्धांतों का प्रथम कारण तक नहीं खोज पाए हैं। इन्हीं में से एक सिद्धांत हमने ऊपर बताया है और ये मनोविज्ञान का हमारा चौथा आम सिद्धांत है। जानी समान ही समान को आकर्षित करता है। कोई भी वैज्ञानिक इस सिद्धांत की संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि यह एक सिद्धांत है। इसलिए जिस तरह हम विद्युत को पूरी तरह जाने बिना उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करते हैं, उसी तरह हमें बदले के सिद्धांत का भी बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। यह देखना उत्साहवर्धक है कि आधुनिक लेखक अब बदले के नियम के अध्ययन पर अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनमें से कुछ इसे किसी नाम से बुलाते हैं और कुछ किसी दूसरे नाम से, लेकिन वह सभी इस सिद्धांत के मुख्य आधारभूत तथ्यों पर सहमत नजर आते हैं, जो ये है, समान ही समान को आकर्षित करता है। इस विषय पर ध्यान देने वाली नवीनतम लेखिका है मिसेज वुड्रो विल्सन। अपने लेख में उन्होंने कहा है, इस तरह का मानसिक नियम नजर आता है कि मन में आमतौर पर जो भी रहता है उसका वस्तुपरक संसार में प्रकट होना लगभग तय रहता है। हम में से हर व्यक्ति को दर्जनों बार ऐसे ही अनुभव होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई ऐसा शब्द आता है जिससे आप परिचित नहीं हैं। आप जहां तक जानते हैं आपने इसे पहले कभी देखा सुना नहीं है, लेकिन जब यह आपके सामने एक बार आता है तो इसके बाद यह आपके सामने बार बार आता है। यह तथ्य एक अजीब तरीके से हाल में मेरे सामने आया है। मैं अपनी रुचि के एक विषय पर काफी कुछ पढ़ रही हूँ और शोध कर रही हूँ। यह एक ऐसा विषय है जिसे निश्चित रूप से समाचारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अध्ययन करने से पहले मैंने इसका जिक्र किसी वर्तमान प्रकाशन में नहीं देखा था, लेकिन अध्ययन शुरू करने के बाद मैंने विभिन्न पत्रिकाओं और अखबारों में इसके एक या दूसरे पहलू पर बहुत सारे लेख देखे, जो मैंने काट लिए हैं। विषय चाहे जो हो, आप इस नियम की कार्यप्रणाली को आसानी से छोटे विवरण तक देख सकते हैं। एक सहेली एक दो दिन पहले मुझसे मिलने आई और वह मेरे सीटिंग रूम की चौखट पर किसी मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। फूल, उसने आश्चर्य से कहा, गुलाब। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि मैंने सोचा वह मुझे सैनिक सहायता के टिकट के सिवा कुछ खरीदने के लिए झिड़क रही थी। बाद में उसने बताया कि वह गुलाब की सर्दी से परेशान थी, जिसकी वजह से इससे पीड़ित लोगों को हर साल एक निश्चित समय पर उसी तरह से दिक्कत होती है जिस तरह फीवर से होती है। उसने कहा कि यह समस्या जून में आती है, जब गुलाब खिलते हैं, और उनकी खुशबू से ही मैं 20 मिनट तक चीखती रहती हूँ। यह काफी दुर्लभ बीमारी है ना? मैंने अपने फूलों को छिपाकर रखने के बाद पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वह बोली। यह बहुत आम है। मैं जिन लोगों से भी मिलती हूँ, उनमें से आधों की यही समस्या है। देखिए, मैं भी दिन में उतने ही लोगों से मिलती हूँ जितनों से वह मिलती है। शायद उससे ज्यादा लोगों से ही मिलती हूँ। और उसके अपवाद को छोड़ दिया जाए तो मैं किसी को नहीं जानती जिसे यह समस्या हो। एक बार फिर ऐसा क्यों है कि अगर हमारे विचार किसी खास व्यक्ति की ओर लगातार मुड़ते हैं, तो कुछ ही समय में या तो उसका फोन आ जाता है या उससे हमारी मुलाकात हो जाती है। हो सकता है कि महीनों या वर्षों से हमने उसके बारे में ना सोचा हो, लेकिन उसकी छाया फर्श पर नजर आती है। मैं जानती हूँ कि इस घटना के कई स्पष्टीकरण हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। बहरहाल प्रभाव ऐसा ही होता है, जैसे हमने अनजाने में ही अपने बेतार संदेश सृष्टि के पास भेज दिए हों और हमें उसकी प्रतिक्रिया मिली हो। समान ही समान को आकर्षित करता है। इसी वजह से शिकायत करने वाले लोगों के पास हमेशा नई शिकायतों की सामग्री आती रहती है। दुखी लोगों के पास दुखी करने के लिए काफी चीजें रहती है, और गुस्से से भरे सबसे भयंकर चिपकू लोग हमेशा भले और मासूम दर्शकों के मन में इसे हटाने की प्रबल इच्छा जागृत करते हैं। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो नैसर्गिक रूप से सौभाग्यशाली नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। उन्हें पेड़ पर चढ़कर मेहनत से फल नहीं तोड़ने पड़ते हैं। वह बस हाथ फैलाते हैं और फल उसमें टपक जाता है। कुछ समय पहले मैंने एक महिला के मुंह से भाग्य के भेदभाव की शिकायत सुनी,
जब वह एक परिचित के साथ अपनी तकदीर की तुलना कर रही थी। उसने कहा, उसे देखो, जहाँ मैं बरसों से मेहनत कर रही हूँ, चिंता कर रही हूँ और योजनाएं बना रही हूँ, मुझे जो भी मिलता है वह सबसे कठोर मेहनत से और आमतौर पर हजारों निराशाओं के बाद मिलता है। लेकिन उसे देखो, वह मुझसे आधी भी चतुर नहीं है, इतनी मेहनत कर्मचारी भी नहीं है, लेकिन वह एक तरह की चुंबक है जो अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जो मेरे पास से उड़ जाती है। न्याय जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन इसे नकारने के बावजूद वह नियम के न्याय की पुष्टि कर रही थी। मैं सौभाग्यशाली महिला को भी उतनी ही अच्छी तरह जानता हूँ जितना कि दुर्भाग्यशाली महिला को जानता हूँ। दोनों में फर्क ये था कि एक हमेशा सबसे बुरी की उम्मीद कर रही थी और उसकी तैयारी कर रही थी, जबकि दूसरी हमेशा सुखद और अच्छी चीजों की उम्मीद कर रही थी। वह उसे सामान्य रूप से लेती थी और उनका स्वागत करती थी। सुबह उसके लिए हमेशा उजली होती थी। हम सभी जानते हैं कि ऐसे दिन होते हैं जब हर चीज गड़बड़ होती है। निश्चित रूप से कोई बुरी शक्ति नहीं है जो हमें रोकने या दुखी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह यकीन करना अक्सर ज्यादा आसान होता है, बजाय ये समझने के कि सुबह से लेकर शाम तक एक के बाद एक विचलित करने वाली परिस्थितियां क्यों आ रही है। श्रीमती विड्रो विल्सन के लेख की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मनोविज्ञान का महारथी होने की जरूरत नहीं है। यह तो एक ऐसी सच्चाई है जिसका अनुभव हम सभी को हुआ है, लेकिन जिसे हम बहुत कम महत्व देते हैं या जरा भी महत्व नहीं देते हैं। यह असम्मान का भाव नहीं है जिससे मैं प्रार्थना को, जो चमत्कारों की शक्तिशाली धारा है, अज्ञात तथ्यों के महान क्षेत्र में रखता हूँ। मुझे प्रार्थना की शक्ति में दृढ़ विश्वास है। इसने मेरे लिए चमत्कार किए हैं, लेकिन मैं उस प्रथम कारण या ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ जिससे हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं यह जानता हूँ, निरंतर सतत प्रयास के जरिए प्रार्थना सारी बाधाओं को तोड़ देगी और अथाह दिखने वाली समस्याओं को अपने रहस्य उजागर करने के लिए मजबूर कर देगी। 4 साल तक मैंने लगातार वह सत्य जानने के लिए प्रार्थना की जो किसी दूसरे के हृदय में मौजूद अभेद रहस्य था। मैं जो जानकारी चाहता था वह सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता थी। जानकारी की प्रकृति ही ऐसी थी कि इसे हमेशा गोपनीय रखना जरूरी था। चौथे साल के अंत में मैं अपनी प्रार्थनाओं को एक कदम आगे ले गया। मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी आंखें बंद करके अपनी मनचाही जानकारी की तस्वीर देखूंगा। हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, तस्वीर की रूपरेखा मेरी चेतना में आने लगी और 2-3 मिनट में ही मुझे अपना जवाब मिल गया। यह मुझे इतना अजीब लगा कि पहले पहल तो मुझे लगा कि मैंने जागती आंखों से सपना देखा था, लेकिन हकीकत जानने के लिए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले दिन मैं उस महिला से मिला जिसके हृदय में वह रहस्य कैद था, और उसने मुझे बताया कि 4 वर्ष से कोई अजीब शक्ति उसके दिल के तारों को खींच रही थी और मुझे वह राज बताने के लिए प्रेरित कर रही थी जो उसने अब बता दिया। यही वह जानकारी थी जिसके लिए मैंने 4 साल तक प्रार्थना की थी। कुछ लोग कहेंगे कि दैवी शक्ति ने यह उल्लेखनीय परिणाम दिया, जबकि बाकी कहेंगे कि यह मानसिक टेलीपैथी के जरिए हुआ। मेरी खुद की राय यह है कि प्रार्थना के समय मेरे मन में उत्पन्न हर विचार कंपन सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में दर्ज हुआ था। इसने बाजू के बहाव के जरिए यात्रा की थी। जिस तरह कंपन एक यंत्र से दूसरे यंत्र तक यात्रा करते हैं, और इन विचार कंपनों के आखिरकार उसके मन में रासायनिक परिवर्तन कर दिया था, जिसकी बदौलत उसने मुझे मेरी मनचाही जानकारी बताने का निर्णय लिया था। गौर करें, ये मेरी राय है। जिस मूल कारण की वजह से हवा के जरिए विचार का प्रसारण संभव हुआ, उसके बारे में मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूँ। एक और मौके पर, जो दूसरी दिशा में एक पराकाष्ठ है, मैंने प्रार्थना के जरिए 1.5 मिनट से भी कम समय में उल्लेखनीय परिणाम हासिल कर लिया। एक महत्वपूर्ण कारोबारी सौदा होने वाला था जिसमें मेरी पेशकश को भावहीन तरीके से ठुकरा दिया गया था। जिस व्यक्ति के सामने पेशकश की गई थी वह 1.5 मिनट के लिए अपने ऑफिस से बाहर गया। उसके जाने के बाद मैंने प्रार्थना के जरिए उसे एक संदेशा भेजा और उससे अपने निर्णय को उल्टने का आग्रह किया। वह अंदर आया और मेरे एक शब्द कहे बिना ही यह घोषणा की कि उसने अपना इरादा बदल लिया था और वह मेरी पेशकश को स्वीकार कर लेगा। अनजान तथ्यों के विषय से दूर जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक जानकारी की इस दिशा का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, और जब भी हम धर्म से संबद्ध किसी विषय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हैं, तो हम ऐसा सिर्फ तुलना के उद्देश्य से ही करते हैं। प्रार्थना के महान अज्ञात तथ्य के जरिए
करोड़ों लोगं ने खुशी और संतुष्टि पाई है। मैं प्रार्थना में किसी के विश्वास को बदलना नहीं चाहता हूँ। इसके विपरीत मैं तो उस विश्वास को मजबूत करने का यथासंभव प्रयत्न करूँगा। ना ही मेरा ये इरादा है कि प्रार्थना को किसी विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक तथ्य तक घटा दूँ। हमारी प्रार्थनाएँ बहुत अद्भुत परिणाम देती है। इसका बहुत कम महत्व है कि वे ऐसा आत्म सुझाव के ज़रिए करती है या बाहरी दैवी शक्तियों के प्रभाव के ज़रिए, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम दैवी स्रोतों तक अपनी प्रार्थनाएँ विश्वास और लगन से पहुँचाते हैं, और इस वजह से भी हमें प्रार्थना के महान तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए आत्म सुझाव के वैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक शाम मैं अपने डेस्क पर बैठकर मैसेज हिल का इंतजार कर रहा था। ऑफिस का स्टाफ चला गया था और मैं कमरे में अकेला था। मैंने आगे की ओर झुककर अपना चेहरा हाथों पर रख लिया और अपनी उंगलियों के सिरों से अपनी आंखें ढक ली। गौर करे, मैं सोया नहीं था, क्योंकि उस स्थिति में मैं 30 सेकंड से ज्यादा समय तक नहीं रहा था। तभी एक अजीब चीज हुई। मैसेज हिल के आने का समय हो गया था। तभी मैंने उन्हें चीखते सुना। मैंने उन्हें कार से टकराते देखा। मैंने देखा कि एक पुलिस वाले ने उन्हें सड़क से उठाकर फुटपाथ पर पहुंचाया। मैंने उनके चेहरे पर खून देखा। मैंने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा। यह सपना नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं सोया नहीं था। जल्दी ही मुझे मैसेज हिल के कदमों की आवाज आई। वह रोमांची थी और हाँफ रही थी। सचमुच एक कार ने उन्हें ठीक उसी जगह पर ठोक दिया था जहां मैंने उन्हें देखा था। वह चीखी थी और पुलिस वाले ने उन्हें फुटपाथ पर खड़ा कर दिया था, जैसा कि मैंने उसे करते देखा था। जहां तक हम अनुमान लगा सकते हैं, यह सब उसी पल हुआ था जब मैंने इसे देखा था। अपनी आंखें बंद करके डेस्क पर बैठे हुए वास्तविक दृश्य से एक ब्लॉक दूर, कुछ साल पहले एलियान राज्य में शिकागो शहर के करीब एक सुबह एक किसान अपने घर से निकला और काम करने के लिए अपने खेत की ओर जाने लगा। वह थोड़ी ही दूर गया था कि तभी उसके मन में एक अजीब भाव आया, जो उसे घर लौटने को प्रेरित करने लगा। उसने पहले तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह भाव ज्यादा शक्तिशाली और प्रबल होता गया। आखिरकार वह आगे ना जाकर मुड़ा और घर लौटने लगा। वह जितने करीब पहुंचा, उतनी ही तेजी से चलना चाहता था, यहाँ तक कि वह आखिरकार दौड़ने लगा। जब वह घर के अंदर पहुंचा, तो उसने पाया कि उसकी बेटी फर्श पर पड़ी है और उसका गला कटा हुआ है। उसका हमलावर उसके आने से कुछ ही सेकंड पहले चंपत हुआ था। इन अजीब घटनाओं का कारण क्या था, ये हमें नहीं मालूम, जब तक कि ये मानसिक टेलीपैथी ना हो। ये दो प्रकरण इसलिए बताए गए हैं क्योंकि ये दोनों ही वास्तविक है। मैं एक दर्जन से अधिक ऐसे ही प्रकरण बता सकता हूँ जो मानसिक टेलीपैथी के अस्तित्व को साबित करते हैं, जिनके द्वारा विचार सचमुच एक मन से दूसरे मन तक पहुंचते हैं, जिस तरह की एक यंत्र के कंपन टेलीग्राफी के जरिए दूसरे यंत्र तक पहुंचते हैं। जाहिर है ये मन एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण लय में होना चाहिए, जिस तरह की बेतार यंत्र उचित सामंजस्य में होने चाहिए, वरना विचार संप्रेषित नहीं होंगे। इस पाठ में अज्ञात तत्व के उदाहरण बताने का हमारा मकसद ये है कि आप ठहर कर सोचें कि बदले के नियम के व्यवहारिक प्रयोगों की क्या संभावनाएं हैं, जो पांचों शारीरिक इंद्रियों के जरिए सीधे काम करता है। हमें अज्ञात तत्वों या मानसिक टेलीपैथी पर निर्भर नहीं रहना है, जिसे इस वक्त काफी कम समझा गया है। हम बदले के नियम और सुझाव के सिद्धांत के जरिए सीधे मानव मन तक पहुंच सकते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। सुझाव वह माध्यम है जिसके जरिए हम किसी दूसरे के मन तक पहुंचते हैं, और बदले का नियम वह सिद्धांत है जिसके जरिए हम उसके मन में वह बीज बोते हैं जिसे हम जड़ें पकड़ते और उगते देखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बदले का क्या मतलब होता है, जहां इसका मतलब है जैसे को तैसा लौटाना, जहां हमारा मतलब सिर्फ प्रतिशोध ही नहीं है, जैसा कि इस शब्द का आमतौर पर मतलब होता है। अगर मैं आपको कोई चोट पहुंचाता हूं, तो आप पहला मौका मिलते ही बदला लेते हैं। अगर मैं आपके बारे में गलत बातें कहता हूं, तो आप भी बदले में ऐसा ही करेंगे, बल्कि और भी आगे तक जाएंगे। अगर मैं आप पर कोई एहसान करता हूं, तो संभव होने पर आप और भी बड़ा एहसान करेंगे। इस तरह बदले के नियम के जरिए हम अपने स्वभाव के आवेग का अनुसरण करते हैं। इस नियम के उचित उपयोग के जरिए मैं आपसे जो चाहूँ करा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नापसंद करें और मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, तो मुझे भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरी तरफ, अगर मैं आपका सम्मान, मित्रता और सहयोग चाहता हूँ, तो मैं आपको अपनी मित्रता और सहयोग देकर इन्हें हासिल कर सकता हूँ। इन कथनों के मामले में हम सभी के अनुभव समान हैं। आप अपने अनुभव देखेंगे तो पाएंगे कि वह सचमुच ऐसे ही है। आपने ये टिप्पणी कितनी बार सुनी है, उसका व्यक्तित्व कितना अद्भुत है। कितनी बार आप ऐसे लोगों से मिले हैं
जिनके व्यक्तित्व के आप मुरीद हो गए। जो पुरुष या महिला सुखद व्यक्तित्व के जरिए आपको आकर्षित करता है, वह तो बस सामंजस्यपूर्ण आकर्षण के नियम या बदले के नियम का इस्तेमाल कर रहा है, जिन दोनों का मतलब है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। यदि आप बदले के नियम का अध्ययन करेंगे, इसे समझ लेंगे और इसका बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करेंगे, तो आप कार्यकुशल और सफल सेल्स पर्सन बन जाएंगे। जब आप इस सरल नियम में माहिर हो जाते हैं और इसका उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप सेल्समैनशिप के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। खुद पर पूरा नियंत्रण हासिल करना इस नियम में माहिर बनने का पहला और शायद सबसे अहम कदम है। आपको सभी तरह के दंड और दुर्व्यवहार को बिना बदला लिए सहना होगा। यह आत्मनियंत्रण वह कीमत है जो आपको बदले के नियम में महारत के लिए चुकानी होगी। जब कोई क्रोधित व्यक्ति आपको बुरा भला कहने लगे या अपमानित करने लगे, चाहे ये सही हो या गलत, तो याद रखें कि अगर आप भी ऐसा ही करेंगे, तो आप उसी के मानसिक स्तर तक नीचे गिर जाएंगे और वह आप पर हावी हो जाएगा। दूसरी ओर, अगर आप गुस्सा नहीं होते हैं, आत्म संयम कायम रखते हैं और शांत बने रहते हैं, तो आप तर्क की अपनी सभी सामान्य शक्तियों को कायम रखते हैं। आप सामने वाले को चकित कर देते हैं। आप एक ऐसे हथियार से बदला निकालते हैं जिससे सामने वाला अपरिचित है। फलस्वरूप वर्चस्व आपका होगा। समान ही समान को आकर्षित करता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में जिस भी व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं, हर वह व्यक्ति एक मानसिक आईना होता है जिसमें आप अपने मानसिक नजरिए का आदर्श प्रतिबिंब देख सकते हैं। बदले के नियम का उदाहरण देखें। एक बार मैं अपने दो छोटे बेटों नेपोलियन जूनियर और जेम्स के साथ जा रहा था। हम पक्षियों और गलहरियों को खिलाने के लिए पार्क की ओर जा रहे थे। नेपोलियन जूनियर ने मूंगफली का पैकेट खरीदा था और जेम्स ने क्रैकर जैक का। जेम्स मूंगफली चखकर देखना चाहता था। अनुमति मांगे बिना वह हाथ बढ़ाकर बैग पर झपट पड़ा। वह चूक गया और नेपोलियन जूनियर का बायां मुक्का तेजी से जेम्स के जबड़े पर पड़ा। मैंने जेम्स से कहा, देखो बेटा, तुम सही अंदाज में मूंगफली की तरफ नहीं गए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उन्हें कैसे पाना है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं जेम्स को क्या सुझाव दूंगा। लेकिन कुछ ही देर में मैंने घटना का विश्लेषण किया और बेहतर तरीका सोच लिया। मैंने बदले के नियम पर हमारे प्रयोगों के बारे में सोचा। फिर मैंने जेम्स से कहा, अपना क्रैकर जैक का पैकेट खोलो और अपने छोटे भाई के सामने पेश करो और फिर देखो क्या होता है। काफी आग्रह के बाद मैं उसे यह करने के लिए राजी कर पाया। फिर एक उल्लेखनीय चीज हुई, एक ऐसी घटना जिससे मैंने सेल्समैनशिप में अपना सबसे महान सबक सीखा। नेपोलियन जूनियर ने क्रैकर जैक को छूने से पहले जेम्स के ओवरकोट की जेब में अपनी कुछ मूंगफली डाल दी। उसने बदले में दिया। दो छोटे लड़कों के साथ हुई इस सरल घटना से मैंने उसका प्रबंधन करने की कला के बारे में जितना सीखा, उतना मैं किसी दूसरी तरह में नहीं सीख सकता था। संजोग से मेरे लड़के भी ये सीख रहे हैं कि बदले के इस नियम का लाभ कैसे लेना है, जिससे उनके कई शारीरिक संघर्ष बच जाते हैं। जहाँ तक बदले के नियम की कार्यप्रणाली और प्रभाव का सवाल है, हम में से कोई भी नेपोलियन जूनियर और जेम्स से आगे नहीं है। हम वयस्क भी दिल से बच्चे हैं और इस सिद्धांत के जरिए आसानी से प्रभावित होते हैं। बदला चुकाने की यह आदत हमारे बीच सर्वव्यापी है और हम इस आदत को बदले का नियम कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें कोई तोहफा देता है, तो हम कभी संतुष्टि महसूस नहीं करते हैं। बदले के सिद्धांत के जरिए हम दरअसल अपने शत्रुओं को वफादार मित्रों में बदल सकते हैं। अगर आपका कोई शत्रु है जिसे आप दोस्त में बदलना चाहते हैं, तो आप इस कथन के सत्य को साबित कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी गर्दन में लटके खतरनाक पत्थर को भूल जाएं, जिसे हम अहंकार या जिद कहते हैं। उस शत्रु से असाधारण सौहार्द से बात करें। हर संभव तरीके से अपने अहंकार पर काबू रखने की कोशिश करें। अहंकार पहले तो अटल नजर आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके रास्ते से हट जाएगा और प्रभावित करने तथा बदला चुकाने की अनुमति देगा। जिसने आपके साथ गलत किया है, उसके सिर पर आग के जो सबसे तपते अंगारे डाले जा सकते हैं, वह मानव दयालुता के अंगारे हैं। यह कितनी सच बात है कि हम जो देते हैं, हमें सिर्फ वही मिलता है। हमारी तरफ वही नहीं लौटता है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह लौटता है जो हम देते हैं। मैं आपसे इस नियम के इस्तेमाल का आग्रह करता हूँ, केवल भौतिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि खुशी हासिल करने के लिए और लोगों की सद्भावना हासिल करने के लिए भी। आखिरकार यह एकमात्र सच्ची सफलता है जिसकी कोशिश की जाए। सार, इस सबक में हमने एक महान सिद्धांत सीखा है, संभवतः मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। हमने सीखा कि दूसरों के प्रति हमारे विचार और कार्य
विद्युत चुंबक के समान होते हैं, जो उसी तरह के विचारों और कार्यों को हमारी ओर आकर्षित करता है जिन्हें हम खुद उत्पन्न करते हैं। हमने सीखा कि समान ही समान को आकर्षित करता है, चाहे ये विचार के संदर्भ में हो या शारीरिक कार्य के जरिए विचार की अभिव्यक्ति में हो। हमने सीखा कि मानव मन को जो भी विचार छवियां मिलती है, यह उन पर बदले में वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। हमने सीखा कि मानव मन धरती माता के समान होता है, जिसमें जो भी इंद्रियगत छवियां डाली जाती है, यह उन्हीं के अनुरूप मांसपेशीय गतिविधि की फसल उत्पन्न करता है। हमने सीखा कि दयालुता से दयालुता मिलती है और दयाहीनता व अन्याय से दयाहीनता व अन्याय मिलता है। हमने सीखा कि दूसरों के प्रति हमारे कार्य, चाहे वे दयालुता के हो या दयाहीनता के, न्याय के हों या अन्याय के, हमारी ओर बढ़ चढ़ कर आते हैं। हमने सीखा कि मानव मन को जो इंद्रियगत छवियां मिलती है, यह उन सभी पर उसी तरह की प्रतिक्रिया करता है। इसलिए हम जानते हैं कि हमें दूसरों के मनचाही गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए। हमने सीखा कि अहंकार और जिद को दूर हटाना होगा, तभी हम बदले के नियम का सृजनात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों है कि जब कोई इंसान पैसा बनाने लगता है, तो पूरा संसार उसकी चौखट पर आने लगता है। अपने किसी ऐसे दौलतमंद परिचित से पूछें और वह आपको बता देगा कि लोग तथा पैसे बनाने के अवसर लगातार उसके पास आ रहे हैं। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। बाइबल का ये उद्धरण मुझे बकवास लगता था, लेकिन अगर इसे इसके ठोस अर्थ में समझा जाए तो ये 16 आने सच है। हाँ, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। अगर उसके पास असफलता है, आत्मविश्वास का अभाव है, नफरत है या नियंत्रण का अभाव है, तो उसे ये गुण और भी ज्यादा मात्रा में दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसके पास सफलता, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, धैर्य और लगन है, तो उसमें ये गुण बढ़ा दिए जाएंगे। कई बार अपने विरोधी या शत्रु को परास्त करने के लिए शक्ति के बदले शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है, लेकिन जब वह परास्त हो जाए तो यह बदले को पूरा करने का अद्भुत समय है, जब आप उसका हाथ थामें और उसे विवाद सुलझाने का बेहतर तरीका दिखाएं। समान ही समान को आकर्षित करता है। जर्मनी अपनी तलवार को मानव रक्त से नहलाना चाहता था और विजय का निर्मम अध्याय शुरू करना चाहता था। फलस्वरूप उसे अधिकांश सभ्य जगत की ओर से वैसा ही बदला मिला। यह निर्णय लेना आप पर है कि आप दूसरों से क्या कराना चाहते हैं। बदले के नियम के जरिए आप उनसे वह करा सकते हैं। अध्याय 10। आपके गिरगिट रूपी मन की शक्ति। यह पाठ हमें मनोविज्ञान का अगला सामान्य सिद्धांत बताता है, जिसे हम इस तरह व्यक्त करेंगे। परिवेश। मानव मन में अपने आसपास के परिवेश को सीखने की निर्णायक प्रवृत्ति होती है। मानव मन में उस परिवेश से मेल खाने वाली और उचित लगने वाली शारीरिक गतिविधि करने की भी प्रवृत्ति होती है। मन अपने आसपास के परिवेश से आने वाली इंद्रियगत छवियों का आहार लेता है और उन्हीं के अनुरूप विकास करता है। मन किसी गिरगिट की तरह होता है, क्योंकि ये अपने परिवेश जैसा बनने के लिए अपना रंग बदल लेता है। सिर्फ सबसे शक्तिशाली मन ही आसपास के माहौल को सोखने की प्रवृत्ति का प्रतिरोध करेंगे। आदत। आदत माहौल से विकसित होती है। वही चीज उसी तरीके से बार बार करने से, वही विचार बार बार सोचने से। लेकिन एक बार जब आदत पड़ जाती है, तो ये सांचे में जमे सीमेंट जैसी होती है और इसे तोड़ना मुश्किल होता है। मन आसपास के परिवेश से जो सामग्री लेता है, उसी से विचार और कार्य बनते हैं। आदत इन्हें हमारे व्यक्तित्व के स्थायी तत्वों में बदल देती है और उन्हें हमारे अवचेतन मन में संचित कर लेती है। आदत की तुलना पुराने फोनोग्राफ रिकॉर्ड के खांचे से की जा सकती है, जबकि मानव मन की तुलना उस सुई से की जा सकती है जो उस खांचे में फिट बैठती है। जब कोई आदत अच्छी तरह पड़ जाती है, जानी विचार या कार्य के दोहराव द्वारा, तो मस्तिष्क में उसी तरह उस आदत का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि फोनोग्राफ की सुई रिकॉर्ड के खांचे का अनुसरण करती है। इसलिए हमें सर्वश्रेष्ठ संभव प्रभाव से अपने परिवेश को चुनने का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि यही वह मानसिक आहार क्षेत्र है जिसमें से हमारे मन में जाने वाला सामान निकलेगा। प्रवेश भोजन और सामग्री प्रदान करता है, जिससे हम विचार बनाते हैं, और आदत इस सामग्री को स्थायी आकार देती है। इसी तरह अपराधियों से पेश आने के हमारे वर्तमान तंत्र के तले हम जितने अपराधियों का इलाज करते हैं, उससे ज्यादा बना देते हैं। जब परिवेश और आदत के बारे में ज्यादा समझ लिया जाएगा, तो हमारा पूरा दंड तंत्र एक अच्छी जांच, मरम्मत और रूपांतरण से गुजरेगा। हम इंसानों को जानवरों की तरह दड़बे में भरना छोड़ देंगे
सभी पर अपमान का ठप्पा लगाना छोड़ देंगे जो उन्हें याद दिलाता हो कि वे अपराधी हैं। हम अपराधियों को एक स्वस्थ माहौल में रखेंगे जहां परिवेश का हर हिस्सा उन्हें यह सुझाव देगा कि उनका रूपांतरण उपयोगी इंसानों में हो रहा है, बजाय उन्हें ऐसी जगह रखने के जहां उन्हें लगातार याद दिलाया जाता हो कि वह समाज के अपराधी है। उन्नति और मानव बुद्धि के इस युग में जेल को एक अस्पताल माना जाना चाहिए जिसमें विकृत और विक्षिप्त मानसिकताओं को सामान्य बनाया जाता है। अपराध के लिए दंड के पुराने विचार की जगह पर अपराध के इलाज का नया और ज्यादा उन्नत विचार रखना चाहिए। बदले का नियम सुझाव, आत्म सुझाव और इस अध्ययन के अन्य सिद्धांत दंड को हटाने तथा अपराधियों को सामान्य बनाने के इलाज में अपनी भूमिका निभाएंगे। मान सम्मान तंत्र को हमारे कई दंडात्मक संस्थाओं में सीमित रूप से अपनाया जाता है और यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। पैरोल तंत्र एक और कदम आगे है। समाज तेजी से उस ओर बढ़ रहा है जहां समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति को जेल की अंधकार भरी गंदी घिनौनी कठोरियों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मानसिक अस्पताल की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। यहाँ दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के मन और शरीर को ध्यान व उचित उपचार मिलेगा। जेल की प्रणालियों में यह सुधार वर्तमान युग के महान सुधारकों में से एक होने वाला है और मनोविज्ञान इस सुधार का माध्यम बनने वाला है। वास्तव में जब मनोविज्ञान हमारे सार्वजनिक स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा, तो बड़ा होता बच्चा अपने परिवेश से जो अपराधी प्रवृत्तियां सीखता है, वह मनोविज्ञान के सिद्धांतों के जरिए प्रभावी ढंग से संतुलित हो जाएगी। लेकिन हमें अपने सबक के विषयों, आदत और परिवेश से ज्यादा दूर नहीं भटकना चाहिए। हम एडवर्ड ई बिल्स के निम्न शब्दों से आदत की विशेषताएं सीखेंगे, जो संसार के अग्रणी मनोवैज्ञानिक हैं। आदत। आदत की शक्ति को आम आदमी पहचानता तो है, लेकिन वह सिर्फ इसके नकारात्मक पहलू को ही पहचानता है। कहा जाता है कि सभी लोग आदत के गुलाम हैं और आदत एक रस्सी है। हम हर दिन इसका एक धागा बुनते हैं और एक दिन ये इतनी मजबूत बन जाती है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन ऊपर बताए उदाहरण केवल सवाल के उस हिस्से पर जोर देते हैं जिसमें लोगों को आदत का गुलाम दर्शाया गया है और जो इसके बंधनों से कष्ट उठाते हैं। इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है और इस अध्याय में उसी पहलू पर विचार किया जाएगा। यदि यह सच है कि आदत एक क्रूर तानाशाह है और लोगों को उनकी इच्छा व रुचि के खिलाफ शासित व विवश करती है, और ये कई मामलों में सच है, तो सोचने वाले मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या इस प्रबल शक्ति का उपयोग और नियंत्रण मानवता की सेवा में नहीं किया जा सकता, जिस तरह की प्रकृति की दूसरी शक्तियों का किया गया है। यदि यह परिणाम हासिल किया जा सकता है, तो लोग इसके गुलाम बनने और वफादारी से सेवा करने के बजाय आदत के स्वामी बन सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्पष्ट अंदाज में हमें बताते हैं कि आदत को अपने कामों और चरित्र पर हावी होने की अनुमति दिए बिना निश्चित रूप से गुलाम बनाया जा सकता है। इसका उपयोग किया जा सकता है और इससे लाभ लिया जा सकता है। हजारों लोगों ने इस नए ज्ञान पर अमल किया है और आदत की शक्ति को नई राहों पर मोड़ा है और इसे अपना काम करने पर मजबूर किया है। उन्होंने आदत की शक्ति को नकारात्मक राह पर नहीं चलने दिया। इसे मानव जाति द्वारा प्रभाव व खर्च से खड़े तंत्रों को बर्बाद नहीं करने दिया और उर्वर मानसिक क्षेत्रों को नष्ट नहीं करने दिया। आदत एक मानसिक पैबंद है जिस पर हमारे कार्यों ने कुछ समय से यात्रा की है। हर बार गुजरने पर वह राह थोड़ी ज्यादा गहरी और चौड़ी हो जाती है। अगर आप किसी खेत या जंगल में जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से कम चले गए मार्ग के बजाय सबसे साफ दिखने वाले मार्ग को चुनेंगे और खेत या जंगल में नई राह बनाना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। मानसिक कार्य की लीक भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसका मतलब है न्यूनतम प्रतिरोध की लीक पर चलना, सबसे अच्छी तरह चले गए मार्ग पर चलना। आदतें दोहराव से बनती हैं और वह एक स्वाभाविक नियम के अनुरूप बनती है जो सारी सजीव चीजों में दिखाई देता है, और कुछ तो कहेंगे कि निर्जीव चीजों में भी दिखाई देता है। निर्जीव चीजों के उदाहरण के रूप में यह बताया गया है कि जिस कागज को एक बार एक निश्चित तरीके से मोड़ा गया है, वह हर बार उसी तरह से मुड़ेगा। नीचे दिए गए नियम नई आदतें डालने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, किसी नई आदत के बनने की शुरुआत में कार्य, विचार या गुण की अभिव्यक्ति में शक्ति डालें। याद रखें कि आप नए मानसिक मार्ग बनाने की दिशा में पहले कदम उठा रहे हैं और बाद की तुलना में पहली बार यह ज्यादा मुश्किल होता है। शुरुआत में मार्ग को जितना स्पष्ट और गहरा बना सकते हो बना दें, ताकि आप इसे अगली बार तुरंत देख सकें जब भी आप इस पर यात्रा करना चाहें। नंबर 2, अपना ध्यान दृढ़ता से अपने नए मार्ग पर केंद्रित रखें और अपनी निगाहों तथा विचारों को पुराने मार्गों से दूर रखें, वरना आप में उन पर चलने की प्रवृत्ति हो सकती है। पुराने मार्ग के बारे में सब कुछ भूल जाएं
और केवल उस नए मार्ग की परवाह करें जिसे आप बना रहे हैं। नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने नवनिर्मित मार्ग पर यात्रा करने की कोशिश करें। अवसरों के उत्पन्न होने का इंतजार ना करें, बल्कि अवसर खुद बनाएं। आप जितनी ज़्यादा बार नए मार्ग पर चलते हैं, उतनी ही जल्दी यह पुराना आसानी से यात्रा करने वाला बन जाएगा। नंबर 4, ज़्यादा पुराने, ज़्यादा आसान मार्ग पर यात्रा करने के प्रलोभन का प्रतिरोध करें, जिनका इस्तेमाल आप अतीत में कर रहे थे। जब भी आप किसी प्रलोभन का प्रतिरोध करते हैं, हर बार आप उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं और आपके लिए अगली बार ऐसा करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन जब भी आप प्रलोभन के सामने घुटने टेक देते हैं, तो दोबारा घुटने टेकना ज़्यादा आसान बन जाता है और प्रतिरोध करना अगली बार मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में आपको जूझना होगा और ये अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। अपने संकल्प, लगन और इच्छा शक्ति को अभी शुरुआत में ही साबित कर दें। जैसा सिलाई मशीनों या दूसरे नागरिक यंत्रों का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग जानते हैं, जैसी कोई मशीन एक बार शुरू होती है, वैसे ही ये आगे भी चलेगी। यही नियम वाद्य यंत्रों के संदर्भ में भी देखा जाता है। कपड़े या ग्लव इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति के अनुसार सलवटें बना लेते हैं और एक बार बनने के बाद ये हमेशा कायम रहेगी, चाहे उन पर कितनी भी बार प्रेस कर ली जाए। नदियां जमीन में अपना मार्ग बनाती है और उसके बाद आदतन उसी दिशा में बहती है। यह नियम हर जगह कार्यरत है। नंबर 5, यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सही मार्ग का नक्शा बना लिया है। इसकी अच्छी तरह योजना बना लें और देखें कि यह मार्ग आपको कहाँ ले जाएगा। फिर डर या शंका के बिना आगे बढ़ जाएं। अपना हाथ हल पर रख दें और पीछे मुड़कर ना देखें। अपना लक्ष्य चुन लें, फिर सीधे वहां तक पहुंचने वाला एक अच्छा, गहरा, चौड़ा मानसिक मार्ग बनाएं। ऊपर बताए गए उदाहरण आदत के बारे में आपके विचार बनाने में सहायता करेंगे। वह नए मानसिक मार्ग, नई मानसिक सलवटें बनाने में भी आपकी सहायता करेंगे। यह बात हमेशा याद रखें, पुरानी आदतों को हटाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी विपरीत नई आदतें डाली जाएं और अवांछित आदतों की जगह पर वांछित आदतें रखी जाएं। यात्रा करने के लिए नए मानसिक मार्ग बनाएंगे तो पुराने मार्ग जल्दी ही कम स्पष्ट हो जाएंगे और अनुपयोग की वजह से समय के साथ दिखना बंद हो जाएंगे। जब भी आप अपनी मनचाही मानसिक आदत के मार्ग पर यात्रा करते हैं, तो हर बार आप मार्ग को ज्यादा गहरा और चौड़ा बनाते हैं और इसके बाद इस पर यात्रा करना ज्यादा आसान हो जाता है। यह मानसिक मार्ग बनाना बड़ी अहम चीज है और मेरा प्रबल आग्रह है कि आप वह मनचाहे मानसिक मार्ग बनाने का काम शुरू कर दें जिन पर आप यात्रा करना चाहते हैं। अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें, अच्छे मार्ग बनाएं। आदत और आत्म सुझाव में एक करीबी समानता है। एक काम उसी तरह से बार बार करने से आदत स्थायी होती है और अंततः हम उस काम को स्वचालित तरीके से यानी ज्यादा सोच विचार या एकाग्रता के बिना करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर पियानो बजाते समय कोई वादक एक जानी पहचानी धुन बजा सकता है, भले ही उसका चेतन मन किसी दूसरे विषय पर केंद्रित हो। जैसा कि हम पिछले अध्याय में सीख चुके हैं, आत्म सुझाव के जरिए जिस विचार, महत्वाकांक्षा या इच्छा को मन में लगातार रखा जाता है, वह अतंत चेतना मन के ज्यादा बड़े हिस्से पर दावा करती है और इसी के अनुसार शरीर की उचित मांसपेशी गतिविधियों को प्रेरित करती है ताकि वह विचार भौतिक वास्तविकता में बदल सके। इसलिए आत्म सुझाव पहला सिद्धांत है जिसके इस्तेमाल से हम आदतें बना सकते हैं। हम आत्म सुझाव के सिद्धांतों के जरिए आदतें बनाते हैं और हम इसी सिद्धांत के जरिए आदतों को मिटाते भी हैं। किसी आदत को बनाने या मिटाने के लिए आपको तो बस लगन से आत्म सुझाव के सिद्धांत का इस्तेमाल करना है। क्षणिक इच्छा आत्म सुझाव नहीं होती। किसी विचार या इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए इसे विश्वास और लगन के साथ चेतन मन में रखना चाहिए जब तक कि यह स्थायी रूप ना ले ले। आपने जो उद्देश्य तय किया है उस पर स्थिर, दृढ़ निश्चय, लगनशील एकाग्रता रखने की जरूरत होती है। अपने मनचाहे उद्देश्य को पाने के बाद और इस पर एकाग्र रहना सीखने के बाद आपको यह सीखना चाहिए कि अपनी एकाग्रता, लक्ष्य और उद्देश्य में लगनशील कैसे बनना है। किसी चीज से चिपकने जैसा कुछ नहीं है। कई लोग प्रतिभाशाली, संसाधनों से संपन्न और मेहनती होते हैं, लेकिन चिपकने के अभाव के कारण वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इंसान को बुलडॉग जैसी सख्त पकड़ सीखनी चाहिए और किसी चीज पर ध्यान व इच्छा केंद्रित करने के बाद विचलित नहीं होना चाहिए। आपको वह पुराना पश्चिमी शिकार याद है जिसने किसी जानवर को देखने के बाद कहा था, तुम मेरा गोश्त हो। इसके बाद उसने उस जानवर की टोह या पीछा करना नहीं छोड़ा, हालांकि उसे कई सप्ताह तक उसका पीछा करना पड़ा।
और इस दौरान अपना मांस छोड़ना पड़ा। ऐसा व्यक्ति समय के साथ लगन की शक्ति हासिल कर लेगा कि जानवर डेवी क्रैकेट के सहयोगी जैसा महसूस करेगा, जिसने चिल्लाकर कहा था कि गोली मत मारो श्रीमान, मैं इसके बिना ही नीचे आ जाऊंगा। आपने कुछ लोगों की स्थायी लगन देखी होगी, जो एक प्रबल शक्ति जैसी लगती है। हम इसे इच्छा शक्ति कहते हैं, लेकिन यह हमारी पुरानी मित्र लगन है। वस्तुओं के खिलाफ दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस तरह कारीगर पहिए पर रखी वस्तु के खिलाफ छेनी थामता है और औजार पर से दबाव तब तक नहीं हटाता है जब तक कि मनचाहा परिणाम हासिल ना हो जाए। लोगों की इच्छा शक्ति चाहे कितनी भी दृढ़ हो, अगर वह इसके लगनशील उपयोग की कला नहीं सीखते हैं, तो वह सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल नहीं कर सकते। इंसान को मनचाहे उद्देश्यों का सतत अडिग निरंतर पीछा करना चाहिए, ताकि उसकी इच्छा शक्ति बुलंद रहे और उसकी मनचाही चीज साकार ना हो जाए, ना सिर्फ आज और कल बल्कि हर दिन। सर थॉमस फेवेल बक्सटन ने कहा है, मैं जितना ज्यादा जीता हूँ, मुझे उतना ही ज्यादा विश्वास होता है कि कमजोर और ताकतवर, महान और महत्वहीन व्यक्तियों में महान फर्क ऊर्जा का होता है। अजय संकल्प, एक उद्देश्य एक बार तय कर लिया तो फिर मृत्यु या विजय, यह गुण इस संसार में कुछ भी कर सकता है। और कोई प्रतिभा, कोई परिस्थिति, कोई अवसर इसके बिना दो पैरों के प्राणी को इंसान नहीं बना सकता। डोनाल्ड जी मिचेल ने कहा था, संकल्प इंसान को प्रकट करता है। छोटा संकल्प नहीं, अधूरे संकल्प नहीं, भटकते उद्देश्य नहीं, बल्कि वह प्रबल और अथक इच्छा शक्ति जो मुश्किलों और खतरों को रौंद देती है। जिस तरह कोई लड़का जाड़े में पाले भरी जमीन पर चलता है, जो हासिल ना हो सकने वाली चीज की ओर गर्वीली शक्ति से उसकी निगाह और मस्तिष्क को प्रज्वलित करती है, इच्छा शक्ति से ही इंसान दिग्गज बनता है। इज़राइल ने कहा था, लंबे मनन के बाद मैं इस विश्वास पर पहुंचा हूं कि निश्चित उद्देश्य वाला इंसान अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और कोई भी चीज उस इच्छा शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सकती जो इसके साकार होने पर अपना अस्तित्व दांव पर लगा दे। सर जॉन सिम्पसन ने कहा था, जो शीली इच्छा और अथक इच्छा शक्ति असंभव काम कर सकती है, जा जो ठंडे और कमजोर लोगों को ऐसे दिखते हो। जॉन फास्टर ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है, यह अद्भुत है कि जीवन की क्षतियां भी ऐसे भाव के सामने झुकती नजर आती है जो उनके सामने नहीं झुकता और घुटने टेक कर उस योजना को पूरा कर देती है जो पहले उसे कुंठित होती दिख रही थी। जब एक दृढ़ निर्णायक भाव को पहचाना जाता है, यह देखना दूत है कि ऐसे जज्बे के लिए किस तरह जगह साफ हो जाती है और स्थान व स्वतंत्रता मिल जाती है। अब्राहम लिंकन ने जनरल ग्रांट के बारे में कहा था, उनका बेहतरीन गुण उद्देश्य की भावहीन लगन है। वे आसानी से रोमांचित नहीं होते हैं और उनकी पकड़ बुलडॉग जैसी है। जब वे अपने दांत गड़ा देते हैं तो कोई चीज उन्हें नहीं हटा पाती। अब आप आपत्ति कर सकते हैं कि ऊपर बताए उदाहरण लगन के बजाय इच्छा शक्ति के बारे में है, लेकिन विचार करने पर आप देख लेंगे कि वह लगनशील इच्छा शक्ति के बारे में है। आप ये भी समझ लेंगे कि लगन के बिना इच्छा शक्ति इनमें से कोई चीज हासिल नहीं कर सकती जिनका दावा किया गया है। इच्छा शक्ति कठोर छेनी है, लेकिन लगन वह कार्य प्रणाली है जो छेनी को उसी जगह पर रखती है और इसे उस वस्तु पर दृढ़ता से दबाती है जिसे आकार दिया जाना है, और इसे फिसलने से रोकती है या दबाव को कम नहीं होने देती है। इन महान विद्वानों के ऊपर बताए उद्धरण पढ़ते समय आपको महसूस होगा कि आपके होंठ कस रहे हैं और आपका जबड़ा तन रहा है, जो लगनशील दृढ़ इच्छा शक्ति की बाहरी निशानियां हैं। यदि आप में लगन की कमी है, तो आपको चीजों से चिपकने की आदत डालने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। यह अभ्यास मन में एक नई आदत स्थापित कर देगा, मस्तिष्क में उचित कोशिकाएं भी विकसित कर देगा और इस तरह आपको मनचाहे गुण स्थायी रूप से दे देगा जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। अपने मन को अपने दैनिक कामों, अध्ययनों, पेशों या शौकों पर केंद्रित कर लें और फिर एकाग्रता से उन पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करें, जब तक कि आप भटकने या भटकाव वाले प्रभावों का प्रतिरोध करने की आदत नहीं डाल ले। यह सब अभ्यास और आदत का मामला है। अपने मन में छेनी का चित्र रखें जो उस वस्तु पर दृढ़ता से टिकी हुई है जिसे यह आकार दे रही है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और इस अध्याय को बार बार पढ़ें, लगभग हर दिन, जब तक कि आपका मन विचार ग्रहण ना कर लें और इसे आत्मसात ना कर लें। ऐसा करके आप लगन की इच्छा उत्पन्न कर लेंगे और बाकी सब स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाएगा। जैसे फल पेड़ पर लगे फूलों का अनुसरण करता है, लगन की तुलना पानी की बूंद से की जा सकती है जो सबसे कठोर पत्थर को भी थका देती है। जब आपके जीवन के काम का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा, तो आप पाएंगे कि आपकी लगन या इसकी कमी ने
आपकी सफलता या असफलता में काफी अहम भूमिका निभाई है। लाखों मामलों में लोगों की प्रतिभाओं की तुलना से यह सच सामने आता है कि किसी मनचाहे उद्देश्य को हासिल करने की उनकी योग्यता में कोई उल्लेखनीय फर्क नहीं होता। एक के पास भी दूसरे जितनी शिक्षा होती है, एक के पास भी दूसरे जितनी ही सुषुप्त योग्यता होती है। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के समान अवसरों के साथ संसार में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक इंसान सफल होता है जबकि दूसरा असफल होता है। सटीक विश्लेषण दिखाएगा कि पहला इंसान लगन की वजह से सफल हुआ, जबकि दूसरा इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसमें लगन का अभाव था। लगन, आत्म सुझाव और आदत तीन शब्द है जिनका अर्थ कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लगन वह मजबूत रस्सी है जो आत्म सुझाव और आदतों को इकट्ठे बांधती है, जब तक कि वह मिलकर एक नहीं हो जाते और स्थायी वास्तविकता नहीं बन जाते। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन प्रचार का मुख्य सामरिक मूल्य इस तथ्य में निहित था कि इसने अपने विरोधियों का जज्बा तोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, इसने उनकी लगन को तोड़ दिया। पर्शिया के जिस व्यक्ति को इन पाठों के लेखक को नष्ट करने और उसके शैक्षणिक काम को महत्वहीन बनाने के लिए भेजा गया था, उसने उसके जज्बे को तोड़कर लगन को नष्ट करने के इस सिद्धांत का वृहद उपयोग किया। केसर के प्रशिक्षित प्रतिनिधि ने मौन रहकर और सूक्ष्म रूप से लेखक के मित्रों और कारोबारी सहयोगियों को उसके खिलाफ कर दिया। वह बहुत अच्छी तरह से लगन की शक्ति नष्ट करने की आवश्यकताओं को समझता था। मनोबल को चूर करना और अपनी राह में खड़े लोगों की लगन को तोड़ना जर्मन प्रचारक के काम का शक्तिशाली घटक था। किसी सेना के मनोबल, दूसरे शब्दों में लगन को नष्ट करना भारी मूल्य की सामरिक महत्व की चीज है। किसी सेना का मनोबल नष्ट कर दोगे तो इसका मतलब है कि आपने उस सेना को हरा दिया है। यही नियम लोगों के समूह या अकेले व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। हम पूर्ण आत्मविश्वास के जरिए ही लगन विकसित कर सकते हैं। इसलिए हमने आत्मविश्वास के महत्व पर इतना ज्यादा जोर दिया है और इसलिए हमने यह सिफारिश की है कि वह सबक व्यवहारिक मनोविज्ञान का सबसे अहम सबक है। वह सबक एक केंद्रीय विचार के इर्द गिर्द बना है जो आपको सटीकता से दिखाता है कि आप अपने पास मौजूद निहित योग्यता का इस्तेमाल कैसे करें और इसके साथ ही असीमित में अपनी आस्था का इस्तेमाल कैसे करें। उस पाठ पर लौटें और उस पर मनन करें। उन आसान पंक्तियों के पीछे आप उपलब्धि का रहस्य पाएंगे। वहां आप अदम्य इच्छा शक्ति के रहस्यों की कुंजी पाएंगे। सारी तकनीकी बातें छोड़ दें तो आप उस सबक में वह सूक्ष्म कुछ पाएंगे जो आपके मस्तिष्क को जीवित कर देगा और आपके पूरे शरीर में वह प्रदीप्त चमक भर देगा। वह चीज जिसकी वजह से आप बाहर निकलकर कुछ करना चाहते हैं। कोई शिक्षक आपकी सबसे बड़ी सेवा यह कर सकता है कि वह आपके मस्तिष्क के भीतर सोए हुए उस जीनियस को जगा दे और इसे कोई महत्वपूर्ण उपक्रम हासिल करने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित कर दे। शिक्षा या स्कूल आपके दिमाग में जो रखता है उससे आपको लाभ नहीं होगा। लाभ तो उससे होगा जो आपके भीतर जागृत किया जाता है और जिसे काम पर लगाया जाता है। आपकी लगन अत्यंत उस अनिवर्चनीय किसी चीज को जागृत कर देगी, चाहे ये जो भी हो। एक बार जब यह जागृत हो जाती है तो आप अपने सामने की तमाम बाधाओं को हटा देंगे और तेजी से अपने मनचाहे लक्ष्य तक सवारी करेंगे। आप इस नई प्राप्त शक्ति के पंखों से उड़ेंगे जो आपके भीतर सारे समय मौजूद थी, लेकिन आपको इसका पता नहीं था। और जब एक बार आप इस प्रबल शक्ति का पता लगा लेते हैं जो आपके मस्तिष्क में मौजूद है, तो पृथ्वी का कोई व्यक्ति दोबारा आप पर हावी नहीं हो सकता, पुट्टी की तरह आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब आपको अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति का पता लगेगा, जिस तरह घोड़े को दौड़ते समय अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति का पता चलता है। इसके बाद आप पृथ्वी के किसी इंसान को अपनी लगाम नहीं थामने देंगे या अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देंगे। यदि आप इस सबक में बताई योजना पर चलते हैं तो आप निश्चित रूप से इस महान शक्ति को हासिल कर लेंगे। तब आपको खुद की ओर आना होगा। आप वह सच्चा सिद्धांत खोज लेंगे जिसके जरिए मानव जाति क्रमश युगों युगों से विकास की निचली पशु अवस्थाओं से ऊपर उठी है। परिवेश, जैसा हमने पहले कहा है, हम अपने आसपास के परिवेश से इंद्रिय छवियां सोखते हैं। जिस संदर्भ में हम जहाँ परिवेश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें वह पुस्तकें शामिल है जो हम पढ़ते हैं, वह लोग जिनके साथ हम रहते हैं, वह समुदाय जिसमें हम रहते हैं, उस काम की प्रकृति जिसे हम करते हैं, वह देश जिसमें हम वास करते हैं, जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, जिस तरह के गीत हम गाते हैं और जिस तरह के विचार हम सोचते हैं। प्रवेश के बारे में हमारी चर्चा का उद्देश्य यह है कि हम दिखा दें कि
उस व्यक्तित्व से इसका सीधा संबंध कैसे है जिसे हम अपने भीतर विकसित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसा परिवेश बनाने का महत्व बताना भी है जिससे हम मुख्य लक्ष्य विकसित कर सकें, जिस पर हम अपने हृदय को केंद्रित कर सकें। यदि आपका परिवेश आपकी पसंद का नहीं है तो इसे बदल दें। पहला कदम अपने मन में उस परिवेश की सटीक तस्वीर बनाना है जिसमें आपको यकीन है कि आप अपना सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और जिससे आप शायद वह भावनाएं और गुण ग्रहण कर पाएंगे जो आपको अपने मनचाहे लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे। हर उपलब्धि में आपको जो पहला कदम उठाना चाहिए वह यह है कि आप अपने मन में एक सटीक रूपरेखा या चित्र बना लें जिसे आप वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप भुलाना गवारा नहीं कर सकते। यह महान सच्चाई मनचाहा परिवेश बनाने पर भी लागू होती है, जिस तरह यह हर उस चीज पर होती है जिसका आप सृजन करना चाहते हैं। आपके दैनिक सहयोगी आपके परिवेश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी हिस्सा है, आपकी प्रगति में भी और आपकी असफलता में भी। यह आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा कि आप ऐसे लोगों को सहयोगी बनाएं जो आपके लक्ष्यों और आदर्शों से सहानुभूति रखते हों और जिनका मानसिक नजरिया उत्साह, संकल्प और महत्वाकांक्षा से आपको प्रेरित करता हो। यदि संयोग से आपके सहयोगियों की सूची में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा जीवन के नकारात्मक पहलू पर केंद्रित हो, जो हमेशा शिकायत करता रहता हो और रोता रहता हो, जो हमेशा असफलता और मानव जाति की कमियों के बारे में बात करता हो, तो उसे अपनी सूची से जल्दी निकाल दे। आपके द्वारा सुना हर शब्द, आपकी आंखों तक पहुंचने वाला हर दृश्य और दूसरी तरह से प्राप्त हर इंद्रिय छवि आपके विचार को उतने ही निश्चित रूप से प्रभावित करती है जिस तरह सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। अगर ये सच है तो क्या आप ये नहीं देख सकते कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन तक पहुंचने वाली इन इंद्रिय छवियों को यथासंभव नियंत्रण करें? क्या आप उस परिवेश को यथासंभव नियंत्रण करने के महत्व को नहीं देख सकते हैं जिसमें आप रहते हैं? क्या आप ऐसे विषय पर पुस्तक पढ़ने के महत्व को नहीं देख सकते हैं जिनका आपके मुख्य लक्ष्य से सीधा संबंध हो? क्या आप उन लोगों से बात करने के महत्व को नहीं देख सकते हैं जो आपके तथा आपके लक्ष्यों के साथ सहानुभूति में हो? ऐसे लोग जो आपको प्रोत्साहित करेंगे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। सुझाव के सिद्धांत की बदौलत आपके द्वारा सुना हर शब्द और आपकी आंखों को दिखने वाली हर चीज आपके कार्यों को प्रभावित कर रही है। आप चेतन या अचेतन रूप से अपने सहयोगियों के विचारों और कार्यों को सोख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं या अपना हिस्सा बना रहे हैं। बुरे मस्तिष्कों के साथ लगातार सहचार्य समय के साथ आपके मस्तिष्क को भी बुरा बना देगा। बुरी सोहबत से बचने का यही मुख्य कारण है। बुरी प्रतिष्ठा वाले लोगों के साथ संबंध रखेंगे तो लोगों के मन में आपकी प्रतिभा भी बुरी बन जाएगी। यह बात ऐसे सहयोगियों से बचने के लिए अपने आप में काफी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है कि आप अपने सहयोगियों के विचारों को लगातार सोखते हैं और उन्हें अपना खुद का हिस्सा बनाते हैं। विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक सहमत है कि प्रकृति करोड़ों वर्ष से विकास की प्रक्रिया के जरिए हमारे वर्तमान सभ्य परिवेश को बना रही है, जैसा कि बौद्धिक और शारीरिक विकास की वर्तमान अवस्था दर्शाती है। हमें रुककर बस विचार करना है कि 20 साल से भी कम समय में परिवेश क्या करेगा, जिसे करने में प्रकृति को विकास की प्रक्रिया में हजारों साल लगे। तब हम परिवेश के शक्तिशाली प्रभाव को देख पाएंगे। जंगली माता पिता द्वारा पाला गया जंगली बच्चा जंगली ही बना रहता है, लेकिन उसी बच्चे को अगर कोई संस्कृत सभ्य परिवार पाले तो वह अपनी जंगली प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है, अपनी ज्यादातर जंगली सहज भाव को भी दूर कर लेता है और एक पीढ़ी में अपने सभ्य परिवेश को सोख लेता है। दूसरी ओर प्रजातीय परिवेश के प्रभाव के जरिए जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। मिसाल के तौर पर जो लोग सामान्य परिस्थितियों में किसी इंसान की जान लेने के विचार पर कांप उठते हैं वही सैनिक युद्ध में उत्साही कातिल बन जाते हैं और इस काम में सचमुच आनंद लेने लगते हैं। किसी सैनिक को विकास में पीछे ले जाने के लिए बस युद्ध के परिवेश में चंद महीनों की तैयारी करानी होती है। आप जो कपड़े पहनते हैं वे आपको प्रभावित करते हैं, इस तरह वे आपके परिवेश का हिस्सा बन जाते हैं। गंदे या फटे पुराने कपड़े आपको नीचे झुकाते हैं और आपके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं, जबकि साफ सुथरे, शालीन और संस्कृत कपड़े आपको आंतरिक साहस का भाव देते हैं, जिसकी बदौलत चलते समय आपके कदमों में रवानी आ जाती है। हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप अपने कामकाजी कपड़ों और अपने पार्टी के कपड़ों में क्या फर्क महसूस करते हैं, क्योंकि आपने खुद इस फर्क पर कई बार गौर किया होगा। आप खुद से बेहतर पोशाक वाले लोगों से या तो दूर छिटकना चाहते हैं या फिर आप साहस और आत्मविश्वास के साथ लोगों के समानता के आधार पर
मिलते हैं। ना सिर्फ लोग पहली मुलाकात में हमें अपने कपड़ों के आधार पर तौलते हैं, बल्कि हम भी काफी हद तक अपने कपड़ों के जरिए खुद को तौलते हैं। इसका प्रमाण देखें, हम बेचैन और परेशान हो जाते हैं अगर हमारे अधोवस्त्र गंदे हैं, हालांकि हमारे बाहरी कपड़े आदर्श और नवीनतम डिजाइन के हैं, तथा कोई हमारे अधोवस्त्र नहीं देख सकता। कपड़ों के बारे में मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ, जिसने बहुत शक्तिशाली तरीके से मेरे सामने उजागर किया कि कपड़े इंसान के मानसिक साहस या इसकी कमी में कितनी जबरदस्त भूमिका निभा सकते हैं। मुझे एक बार शारीरिक फिटनेस के एक विख्यात शिक्षक की प्रयोगशाला में आमंत्रित किया गया था। उसने मुझसे कपड़े उतारकर मुफ्त में एक आसान उपचार कराने की पेशकश की। उपचार खत्म होने पर एक अनुचर मुझे उनके बेहतरीन ऑफिस में ले गया। मैं बस शर्ट पहने हुए था जिनमें मेरा उपचार किया गया था। शिक्षक एक बड़ी मोहगनी डेस्क के दूसरे छोर पर बैठे हुए थे और साफ सुथरे औपचारिक बिजनेस सूट में थे। उनके और मेरे बीच भारी अंतर था और इस पर गौर ना करना असंभव था। मैं इससे शर्मिंदा हो गया। मुझे काफी हद तक ऐसा महसूस हुआ जैसा उस कम दृष्टि वाले इंसान को महसूस हुआ था जब वह अपने ड्रेसिंग रूम से निकलकर गलती से भीड़ भरे बालरूम में चला गया था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि वह उस कमरे में जा रहा था जहां उसके कपड़े रखे थे। यह कोई संजोग नहीं था कि मुझे कम कपड़ों में इस शिक्षक के सामने लाया गया था। वह एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे और बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस अनुभव का उनके कोर्स के संभावित खरीदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह पूरा नाटक मंचित था और जो मुख्य अभिनेता बहुत कार्यकुशलता से उस नाटक को निर्देशित कर रहा था, वह डेस्क के दूसरी तरफ बैठा आदमी था जो सही कपड़े पहने था। इस पृष्ठभूमि में उस शिक्षक ने मुझे अपना कोर्स खरीदने को कहा और मैंने हाँ भर दी। जब मैंने अपने कपड़े पहने और सामान्य माहौल में लौटकर इस मुलाकात का विश्लेषण किया, तो मैं साफ साफ देख सकता था कि उस पृष्ठभूमि में बिक्री करना आसान था जो इस आदमी ने बहुत चतुराई से तैयार की थी। अच्छे कपड़े दो तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। पहला, वह हमें ज्यादा साहस और आत्मविश्वास देते हैं। सिर्फ इसी बात से हमें उचित कपड़े पहनना चाहिए, भले ही हम अपनी किसी कम महत्वपूर्ण आवश्यकता में कटौती कर लें। दूसरे, उनसे दूसरों पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमसे मिलने वालों के मन तक हमारी जो पहली इंद्रियात्मक छवि पहुंचती है, वह आंखों के जरिए पहुंचती है। जब वह तेजी से हमें पूरा देखते हैं और देखते हुए हुलिये की मानसिक सूची बनाते हैं। इस तरह कोई व्यक्ति अक्सर हमारे एक भी शब्द बोलने से पहले ही सिर्फ हमारे कपड़े तथा उन्हें पहनने के अंदाज को देखकर हमारे बारे में अच्छी बुरी या तटस्थ राय बना लेता है। अच्छे कपड़ों में लगने वाला पैसा विलासिता नहीं है, बल्कि एक दमदार कारोबारी निवेश है जो सर्वश्रेष्ठ मुनाफा देगा। हम अपने व्यक्तिगत हुलिये की उपेक्षा गवारा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है और उन लोगों पर भी पड़ता है जिनके संपर्क में हम सामाजिक, वाणिज्यिक या पेशेवर दृष्टि से आते हैं। अच्छे कपड़े फिजूल खर्ची नहीं है, वह तो आवश्यकता है। यह कथन वैज्ञानिक रूप से पुख्ता सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे शारीरिक परिवेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जो हम अपने पहने गए कपड़ों से बनाते हैं, क्योंकि हमारे परिवेश का यह खास हिस्सा हम पर भी प्रभाव डालता है और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों पर भी प्रभाव डालता है। हमारे कपड़ों के बाद जिस महत्वपूर्ण घटक से हमारा परिवेश बनता है, वह है ऑफिस या दुकान जिसमें हम काम करते हैं। प्रयोगों ने निर्णायक रूप से साबित कर दिया है कि कामकाजी घंटों के दौरान सौहार्द या इसके अभाव का कर्मचारी पर बहुत निर्णायक असर होता है। अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, गंदी दुकान या ऑफिस कर्मचारियों को खिन्न करता है और उनके उत्साह व काम में रुचि को कम कर देता है, जबकि एक सुव्यवस्थित, साफ सुथरे और सुनियोजित कार्यस्थल का अच्छा असर पड़ता है। हाल के वर्षों में जो नियोक्ता यह समझ गए हैं कि अपने कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का कैसे इस्तेमाल करना है, उन्हें साफ सुथरी, आरामदेह, सौहार्दपूर्ण दुकानें और ऑफिस रखने के आर्थिक लाभ भी मिले हैं। जब भी मानवीय कार्यकुशलता बढ़ती है, तो ये मानव मन से शुरू होती है। काम करने वाले ज्यादा अच्छे परिणाम इसलिए देते हैं क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं। अब समस्या ऐसे तरीकों, यंत्रों और उपकरणों, परिवेश और आसपास की स्थितियों, माहौल व कामकाजी परिस्थितियों को खोजने की है जिनसे इंसान ज्यादा और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हो। परिवेश वह पहली चीज है जिस पर सचमुच योग्य, उत्कृष्टता परामर्शदाता गौर करता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक बने बिना सक्षम उत्कृष्टता परामर्शदाता नहीं बन सकता। मुझे खेत पर लड़कपन के अपने अनुभव पर विचार करने के बाद यह पूरा विश्वास हो चुका है कि अगर मैं खेती के काम में लगता और काम में मदद करने के लिए लड़के रखता, तो मैं करीब ही बेसबॉल के मैदान और लड़कों की पसंद के दूसरे अन्य खेल उपलब्ध कराता। और कभी कभार हम एक दिया हुआ काम पूरा करते और फिर उत्साह बढ़ाने के लिए
बेसबॉल के मैदान की ओर बढ़ जाते। इस प्रोत्साहन के साथ लड़का ज्यादा काम करेगा और उसे थकान कम होगी। लगातार काम और शून्य आराम जैक को सुस्त लड़का बनाता है। यह सिर्फ कहावत ही नहीं है, यह तो एक वैज्ञानिक सत्य है। कहीं पर किसी समय कोई फोरमैन, सुपरिटेंडेंट या मैनेजर यह सबक पढ़ेगा और लोगों का मनोरंजन करने के व्यवहारिक महत्व को देख लेगा। वह उन्हें सुखद, सौहार्दपूर्ण परिवेश प्रदान करने का महत्व देख लेगा। न सिर्फ वह इस विचार का व्यवहारिक महत्व देखेगा, बल्कि इससे भी बेहतर इसका इस्तेमाल करेगा और इसकी बदौलत वह शिखर पर पहुंच जाएगा। शायद वह व्यक्ति आप ही हो। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाने के इस सबक में बताए सुझावों पर निष्ठापूर्वक अभ्यास करते हैं, तो आप निस्संदेह नेतृत्व की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब आपको जरूरत किसी बड़े विचार की है, जिससे आप यह यात्रा पूरी कर लें। हो सकता है कि इन पन्नों में आपको वह विचार मिल जाए। इंसान को जीवन में एक बड़े विचार की ही जरूरत होती है, जिसका वह इस्तेमाल कर सके। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे छोटे छोटे विचारों में उलझकर इस जीवन से चले जाते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई सचमुच बड़ा विचार नहीं आता है। जब आप अपना बड़ा विचार खोज लेते हैं, तो संभवतः ये आपको किसी तरह की सेवा में मिलेगा, जो आपके साथियों की सृजनात्मक सहायता होगी। यह उपभोक्ता के लिए किसी जीवनोपयोगी वस्तु की लागत कम करने का विचार हो सकता है, या यह मानव मन की अद्भुत शक्ति खोजने तथा इसका इस्तेमाल करने में लोगों की मदद करने का विचार हो सकता है, या यह कर्मचारियों के कामकाजी परिवेश को बेहतर बनाकर उनके काम में उन्हें ज्यादा खुश बनाने का विचार हो सकता है। यदि यह इनमें से किसी परिणाम का वादा नहीं करता है, तो आप तार्किक रूप से विश्वास कर सकते हैं कि यह बड़ा विचार नहीं है। जीवन जीने के लिए इससे ज्यादा उद्देश्यपूर्ण काम कौन सा है कि उन लोगों के परिवेश को बेहतर बनाने में मदद की जाए, जो अपने हाथों की मेहनत से आजीविका कमाते हैं। हो सकता है कि इसमें हमेशा पैसों का ज्यादा फायदा नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप से कर्मचारी उस शांत, सौहार्दपूर्ण मानसिक परिवेश का आनंद लेते हैं, जो हमेशा उन लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है, जो अपना जीवन मानवता के उत्थान और ज्ञानोदय में लगा देते हैं। संयोग से ये हमें मानसिक परिवेश की ओर ले जाता है, जो परिवेश का अंतिम पहलू है। अब तक हमने परिवेश के सिर्फ भौतिक पहलू पर बात की है, जैसे वह कपड़े जो हम पहनते हैं, वह औजार जिनसे हम काम करते हैं, वह कमरा जिसमें हम काम करते हैं, वह लोग जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, आदि। लेकिन परिवेश का मानसिक पहलू भौतिक पहलू से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे मानसिक परिवेश का प्रतिनिधित्व हमारे मन की स्थिति द्वारा किया जाता है। अंतिम विश्लेषण में भौतिक परिवेश सिर्फ वह सामग्री है जिससे हमारा मानसिक परिवेश बनता है। किसी समय मौजूद सटीक मानसिक अवस्था उन इंद्रियगत छवियों का नतीजा होती है, जो भौतिक परिवेश से मन तक पहुंचते हैं और हमारा मानसिक परिवेश बनाते हैं। हम अपनी कल्पना को सकारात्मक करके या सारे नकारात्मक विचारों को खत्म करके नकारात्मक भौतिक परिवेश से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन नकारात्मक मानसिक परिवेश से बचना संभव नहीं है। इसे दोबारा बनाना होता है। हमारे मानसिक परिवेश से हम आवेग बनाते हैं, जो शारीरिक गतिविधि की ओर ले जाता है। इसलिए अगर हमारी मांसपेशियां शारीरिक गतिविधियां बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित है, तो वह एक सुदृढ़ मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है। इसलिए हम दावा करते हैं कि मानसिक परिवेश भौतिक परिवेश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सार: इस पाठ में हमने ये सीखा कि किसी इंसान की सफलता या असफलता में परिवेश और आदत कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। हमने सीखा कि परिवेश के दो पहलू होते हैं, एक मानसिक और दूसरा भौतिक या शारीरिक। मानसिक परिवेश भौतिक परिवेश से उत्पन्न होता है, इसलिए हमने भौतिक परिवेश को यथासंभव नियंत्रित करने का महत्व सीखा, क्योंकि यही वह कच्चा माल है जिससे हम मानसिक परिवेश बनाते हैं। हमने सीखा कि लगन और आत्म सुझाव के जरिए आदत को कैसे बनाया और छोड़ा जाता है। हमने सीखा कि आत्म सुझाव और एकाग्रता किसी आदत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने ये भी सीखा कि मानव मन इसके आसपास के परिवेश को सौख लेता है। परिवेश ही वह कच्चा माल है जिसे हम अपने विचारों और अपने चरित्र को आकार देते हैं। हमने सीखा कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वह इतना शक्तिशाली होता है कि अपर्याप्त दंडात्मक संस्थाओं के जरिए अपराधी मानसिकता वाले अनुचित संगी साथियों की सोहबत में सुदृढ़ मन भी अपराधी परिस्थितियां सोख सकता है, आदि। हमने सीखा कि हम जो कपड़े पहनते हैं वह हमारे शारीरिक परिवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका हम पर तथा हमारे संपर्क में आने वाले लोगों पर नकारात्मक या सकारात्मक असर होता है, जो उनके औचित्य पर निर्भर करता है। हमने काम करने वालों को एक सुखद, सौहार्दपूर्ण भौतिक माहौल देने का महत्व सीखा और इसके फलस्वरूप कार्य कुशलता बढ़ाने के महत्व को भी जाना।
अध्याय 11। कुछ सबक जो मेरी असफलताओं ने मुझे सिखाए। मैंने अक्सर यह कथन सुना है, अगर मुझे अपनी जिंदगी दोबारा जीनी पड़े तो मैं इसे अलग तरह से जीऊंगा। लेकिन अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं ईमानदारी से यह नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन में हुई किसी चीज को बदलूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई गलतियां नहीं की है। दरअसल मुझे ये लगता है कि मैंने आम आदमी से ज्यादा गलतियां की है, लेकिन इन गलतियों से एक जागृति आई है जिससे मुझे एक सच्ची खुशी मिली है और दूसरों तक यह बहुत वांछित मनोदशा पहुंचाने का प्रचुर अवसर भी मिला है। मुझे बिना किसी शक के पूरा विश्वास है कि हर असफलता में एक महान सबक होता है। तथाकथित असफलता पूरी तरह से जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही सार्थक सफलता हासिल की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि प्रकृति की योजना का एक हिस्सा हमारी राह में बाधाएं खड़ी करना भी है। जिस तरह प्रशिक्षित तैयारी के लिए प्रशिक्षित करते समय घोड़े के सामने कूदने के लिए रेलिंग और बाधाएं लगाता है, इंसान को सबसे ज्यादा शिक्षा पुस्तकों या शिक्षकों से नहीं मिलती है, बल्कि इन बाधाओं से उबरने की लगातार कोशिश से मिलती है। इस अध्याय में मैं पाठकों को कुछ सबक बताऊंगा जो मेरी असफलताओं ने मुझे सिखाए हैं। आइए मेरे प्रिय शौक से शुरुआत करें। जानिए मेरे इस विश्वास से कि खुशी पाने में दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। यह एक संजोग ही है कि मेरे 36 सालों में से 25 साल बहुत दुखी वर्ष थे और मैंने उसी दिन खुशी पाना शुरू किया जिस दिन मैंने इसे खोजने में दूसरों की मदद करना शुरू किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि यह महज संजोग नहीं है, यह तो सृष्टि के नियम के अनुरूप है। दुख के बीज बोकर खुशी की फसल काटना संभव नहीं है। मेरे अनुभव ने सिखाया है कि कोई व्यक्ति दुख के बीज बोकर खुशी की फसल काटने की उसी तरह उम्मीद नहीं कर सकता जिस तरह की वह कांटे की झाड़ियां बोकर गेहूं की फसल काटने की उम्मीद नहीं कर सकता। कई वर्षों के सजग अध्ययन और विश्लेषण के जरिए मैंने निर्णायक रूप से सीखा है कि इंसान जो देता है वही कई गुना होकर उसके पास लौटता है, चाहे वह विचार हो या स्पष्ट कार्य हो। जैसा मैंने बताया है, मैंने ये महान आर्थिक सच्चाई सीखी कि जितनी सेवा करने के लिए भुगतान मिलता है, उससे ज्यादा सेवा और बेहतर सेवा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि कुछ समय बाद किसी व्यक्ति को उसके किए काम से ज्यादा भुगतान मिलने लगता है। परिश्रम पर ध्यान दिए बिना हर काम में दिल झोंकने की यह आदत भौतिक आर्थिक सफलता की ओर इतनी आगे तक ले जाएगी जितना कोई दूसरी आदत नहीं ले जा सकती। लेकिन ये हमारे खिलाफ किए गए गलत कामों को भूलने और क्षमा करने की आदत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग हमें क्रोधित करते हैं उन पर जवाबी हमला करने की आदत एक कमजोरी है जिसका नीचे दिखाना तय है, और यह उन सभी के अहित के लिए काम करती है जो इसका अभ्यास करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन के अनुभव ने मुझे जो सबक सिखाए हैं उनमें से कोई भी उससे ज्यादा महंगा नहीं रहा जब मैं हर अपमान और हर अन्याय का बुरा मान जाता था तथा इसका प्रतिशोध लेने को अपना कर्तव्य मानता था। महान लीडर अपने क्रोध पर काबू रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंसान जो महान सबक सीख सकता है उनमें से एक आत्म नियंत्रण का है। कोई भी व्यक्ति दूसरों पर कभी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता जब तक कि वह स्वयं पर नियंत्रण रखना नहीं सीख लेता। जब मैं रुककर सोचता हूँ तो मुझे ये खास महत्वपूर्ण लगता है कि विश्व के ज्यादातर महान नेता क्रोध करने में धीमे थे। सभी युगों के महानतम लीडर ने हमें संसार का महानतम दर्शन दिया है जिसे स्वर्णिम नियम कहा गया है, और जो सहिष्णुता व आत्म नियंत्रण वाले इंसान थे। मुझे यकीन है कि यह विश्वास करना लोगों की बड़ी दुखद गलती है कि उनके कंधों पर संसार को बदलने या मानव व्यवहार की प्रकृति व्यवस्था को बदलने का बोझ टिका है। मैं मानता हूं कि प्रकृति की योजनाएं पर्याप्त तेजी से काम कर रही है और इसमें उन लोगों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जो प्रकृति से अधिक तेजी से काम कराने का दंभ भरते हैं या इसकी दिशा बदलने की जरूरत करते हैं। इस तरह की गुस्ताखी से सिर्फ बहस विवाद और बुरी भावनाएं ही उत्पन्न होती है। मैंने सीखा है कि जो व्यक्ति किसी भी कारण से उत्तेजित होता है और बुरी भावना को बढ़ाता है वह जीवन में किसी सच्चे सृजनात्मक उद्देश्य की सेवा नहीं करता है। गिराने और तबाह करने के बजाय बढ़ावा देने और सृजन करने से फायदा होता है। जब मैंने पत्रिकाओं के लेख लिखना शुरू किया तो मैंने सृजनात्मक पर ध्यान देने के सिद्धांत का इस्तेमाल किया और नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज किया। मैंने अपने 36 वर्ष में जो भी कभी किया है उसमें से कुछ भी इतना सफल साबित नहीं हुआ या किसी भी चीज ने इससे ज्यादा असली खुशी नहीं दी जितनी किसी छोटी पत्रिका ने दी है। जब पहला संस्करण न्यूज स्टैंड पर गया तो पहले ही दिन से मेरे प्रयासों को इतनी सफलता मिली जितनी मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। आर्थिक सफलता तो नहीं, लेकिन ज्यादा ऊंची, ज्यादा श्रेष्ठ सफलता जो उस खुशी में प्रकट होती है जो मेरी पत्रिका के लेखों से दूसरों को मिली।
कई वर्षों के अनुभव से मैंने पाया है कि यह कमजोरी का लक्षण है कि किसी शत्रु या पूर्व ग्रह वाले व्यक्ति की कही बात के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ प्रभावित हुआ जाए। कोई व्यक्ति आत्म नियंत्रण रखने या स्पष्टता से सोचने की योग्यता का तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी दूसरे के दृष्टिकोण के बजाय वास्तविक ज्ञान के आधार पर दूसरों के बारे में राय बनाना नहीं सीख लेता। एक बुरी आदत जिसे मैं याद नहीं करता हूँ, मुझे एक बहुत हानिकारक और विनाशकारी आदत से उभरना पड़ा है। वह आदत ये थी कि मैं किसी पूर्व ग्रह से ग्रस्त व्यक्ति की कही बात पर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ विपरीत राय बना लेता था। मैंने वही गलती बार बार दोहराने के बाद सीखा कि दूसरों को बदनाम करना एक दुखद गलती है, चाहे ये सकारण हो या अकारण। मैं याद नहीं कर सकता कि इससे मेरा व्यक्तिगत विकास हुआ हो। मुझे तो इस बात से संतुष्टि मिली कि जब तक मैं अपने साथियों से कुछ अच्छा न कह सकूं, तब तक मैंने अपनी जीभ पर कुछ हद तक लगाम कसना सीख लिया है। मैंने अपने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजाने की इस स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को संयमित करना तब सीखा जब मैं बदले के नियम को समझने लगा, जिसकी वजह से इंसान वही काटता है जो उसने बोया है, चाहे वह उसके शब्दों से हो या कार्यों से। मैंने इस बुराई पर पूरी विजय तो नहीं पाई है, लेकिन मैंने कम से कम एक अच्छी शुरुआत कर दी है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि ज्यादातर लोग अंदरूनी तौर पर ईमानदार होते हैं, और जिन्हें हम आमतौर पर बेईमान कहते हैं, वे ऐसी परिस्थितियों के शिकार होते हैं जिन पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं होता। पत्रिका के लेखों और कहानियों को संपादित करना मेरे लिए बहुत लाभकारी रहा है, क्योंकि उनसे मुझे लोगों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति पता चली कि दूसरे उनकी जो छवि उनके सामने रखते हैं, वे वैसे ही बन जाते हैं। मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार उस कटु लेकिन मूल्यवान अनुभव से गुजरना चाहिए, जब वह अखबारों के हमले और अपनी दौलत खोने का अनुभव करे, क्योंकि विपत्ति आने पर ही उन्हें पता चलता है कि उनके सच्चे मित्र कौन हैं। असली मित्र जहाज पर डटे रहते हैं, जबकि झूठे मित्र अपनी सुरक्षा की खातिर कूद जाते हैं। मैंने मानव स्वभाव की दूसरी रोचक चीजों के अलावा यह भी सीखा कि किसी इंसान का बहुत सटीक आकलन उन लोगों के चरित्र से किया जा सकता है जिन्हें वे अपनी ओर आकर्षित करता है। समान पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, यह पुरानी कहावत ठोस दर्शन है। आकर्षण के नियम की सक्रियता। पूरी सृष्टि में आकर्षण का नियम समान प्रकृति की चीजों को लगातार आकर्षित करता है। एक महान जासूस ने एक बार मुझे बताया था कि यह आकर्षण का नियम अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को पकड़ने में उनका मुख्य सहायक रहा था। मैंने सीखा है कि जो लोग लोक सेवक बनना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। उन्हें अपमान व आलोचना झेलने को तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अपने साथी इंसानों में विश्वास या सम्मान रखना चाहिए। जनसेवा में संलग्न किसी ऐसे व्यक्ति को पाना वाकई दुर्लभ है जिसके उद्देश्यों पर उन्हीं लोगों ने प्रश्न चिन्ह न लगाए हों जिन्हें उसकी कोशिकाओं से सबसे ज्यादा फायदा होता है। संसार के सबसे महान सेवक ने न सिर्फ अपने युग के कई लोगों की दुर्भावना हासिल की, ऐसी दुर्भावना जिसके वर्तमान युग के बहुत सारे लोग वारिस बन गए हैं, बल्कि इस काम में अपने प्राण भी दिए। लोगों ने उन्हें सलीब पर लटका दिया, और जब उनका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था तो उनके चेहरे पर थूक कर उन्हें क्रूरता से यातना भी दी। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में हमें एक बेहतरीन मिसाल दी है जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। परम पिता उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जब मैं महसूस करता हूँ कि लोगों के मेरे साथ किए गए गलत सलूक की वजह से मेरे दिमाग में क्रोध का उबाल आता है, तो मुझे ईसा मसीह की सहन शक्ति और धैर्य की मिसाल से राहत मिलती है। इस महान दार्शनिक ने अपने अताइयों को भी दया के भाव से देखा था, जिन्होंने इस महान आत्मा को बिना किसी अपराध के मृत्यु दंड दिया था। उनका अपराध यह था कि वह खुशी पाने में अपने साथी इंसानों की मदद कर रहे थे। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि जो लोग खुद पर उंगलियां उठाने के बजाय संसार पर यह आरोप लगाते हैं कि यह उनके चुने हुए काम में सफल होने का अवसर नहीं दे रहा है, उनका नाम महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शायद ही कभी आता है। सफल होने का अवसर एक ऐसी चीज है जिसे हम व्यक्ति को खुद बनाना होता है। जुझारूपन के निश्चित अंश के बिना किसी व्यक्ति के इस संसार में ज्यादा कुछ हासिल करने की संभावना नहीं रहती है, या वह चीज हासिल करने की ज्यादा संभावना नहीं रहती है जिसे दूसरे लोग बहुत चाहते हैं। जुझारूपन के बिना लोग आसानी से गरीबी, दुख और असफलता के वारिस हो सकते हैं, लेकिन अगर वे इनके विपरीत बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों की खातिर जूझने को तैयार रहना चाहिए। लेकिन गौर करें, मैंने कहा है अधिकार। हमारे पास जो एकमात्र अधिकार है वह वही है जो हम दी गई सेवा के बदले में पाते हैं। खुद को ये याद दिलाना गलत नहीं होगा कि उन अधिकारों की प्रकृति सेवा की प्रकृति के सटीक अनुपात में होगी। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि
किसी बच्चे के लिए दौलत के अंधाधुंध इस्तेमाल से ज्यादा भारी बोझ या अभिशाप कुछ नहीं है। इतिहास का करीबी विश्लेषण दिखा देगा कि जनता और मानव जाति के सबसे महान सेवक वही लोग थे जो गरीबी से ऊपर उठे थे। भारी दौलत का इम्तिहान। मेरी राय में सच्चा इम्तिहान किसी को असीमित दौलत देकर ये देखना है कि वह इसके साथ क्या करता है। जो दौलत सृजनात्मक उपयोगी काम में संलग्न होने का प्रोत्साहन हटा देती है, वह ऐसा करने वाले लोगों के लिए शाप है। इंसान को गरीबी से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। उसे तो दौलत और उसके साथ आने वाली शक्ति से सावधान रहना चाहिए, जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। मैं इसे बहुत सौभाग्य की बात मानता हूँ कि मैं गरीबी में पैदा हुआ और मेरा ज्यादा परिपक्व वर्ष दौलतमंद लोगों के करीब गुजरे। इस तरह मुझे इन दो अलग अलग स्थितियों के प्रभाव का अच्छा अनुभव है। मैं जानता हूँ कि जीवन की सामान्य आवश्यकताओं के बारे में मुझे बहुत गौर से खुद पर निगाह रखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर मैं भारी दौलत हासिल कर लूं, तो मेरे लिए ये देखना अनिवार्य होगा कि कहीं ये अपने साथियों की सेवा करने की इच्छा को खत्म ना कर दे। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि मानव मन की सहायता से इंसान कोई भी संभव चीज हासिल कर सकता है। मन जो सबसे बड़ा काम कर सकता है वह है कल्पना करना। तथाकथित जीनियस सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने कल्पना के जरिए कोई निश्चित तस्वीर बना ली है और फिर उस तस्वीर को कार्य के जरिए वास्तविकता में बदल दिया है। पिछले 36 वर्षों के दौरान मैंने ये सब और इससे भी अधिक सीखा है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी है वह वही पुरानी सच्चाई है जो दार्शनिक हमें जुगों जुगों से बताते चले आ रहे हैं। खुशी मालिकाना हक वाली संपत्ति से नहीं, बल्कि उपयोगी सेवा करने में मिलती है। यह एक ऐसा सत्य है जिसकी कदर हम अनुभव करने के बाद ही कर सकते हैं। कई तरीकों से मुझे उससे ज्यादा खुशी मिल सकती है जितनी इस समय अपनी पत्रिका के संपादन कार्य से मिलती है। लेकिन सच कहूं तो मुझे उनका पता नहीं चला है, ना ही मुझे उम्मीद है। वर्तमान से ज्यादा खुशी मुझे एक ही तरीके से मिल सकती है, जब मैं प्रसन्नता और उत्साह फैलाने वाली इस पत्रिका के जरिए ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। मुझे यकीन है कि मेरे जीवन का सबसे सुखद पल कुछ समय पहले आया, जब मैं डलास टेक्सास के एक स्टोर में छुटपुट सामान खरीद रहा था। मेरी सेवा करने वाला युवक थोड़ा मिलनसार, बातूनी, विचारक किस्म का था। उसने मुझे बताया कि स्टोर में क्या चल रहा है, एक तरह की पर्दे के पीछे की यात्रा कराई और अंत में कहा कि स्टोर के मैनेजर ने उस दिन अपने कर्मचारियों को गोल्डन रूल, साइकोलॉजी क्लब और मेरी एक पत्रिका की सदस्यता देने का वादा करके खुश कर दिया था। इससे स्वाभाविक रूप से मेरी दिलचस्पी जाग गई। इसलिए मैंने उससे पूछा कि यह नेपोलियन हिल कौन था जिसके बारे में वह बात कर रहा था। उसने अजीब भाव से मुझे देखा और जवाब दिया, आपके कहने का मतलब है कि आपने नेपोलियन हिल के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने स्वीकार किया कि नाम सुना हुआ लगता है, लेकिन मैंने उस युवक से पूछा कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से स्टोर मैनेजर अपने हर कर्मचारी को मेरी पत्रिका की 1 वर्ष की सदस्यता दे रहा था। वह बोला, क्योंकि इसके 1 महीने के अंक ने हमारे सबसे चिड़चिड़े व्यक्ति को इस स्टोर के सबसे अच्छे कर्मचारी में बदल दिया है। और मेरे बॉस ने कहा कि अगर यह पत्रिका इतना परिवर्तन ला सकती है तो इसे हम सबको पढ़ना चाहिए। उस युवक से मैंने खुशी खुशी हाथ मिलाया और बताया कि मैं कौन हूँ। मेरी खुशी का कारण मेरा अहंकार नहीं था। मेरी खुशी का कारण तो यह था कि उसकी बात मेरे दिल को छू गई थी। यह बात हर इंसान के दिल को छू जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके काम से दूसरों को खुशी मिल रही है। इस तरह की खुशी स्वार्थ की आम मानवीय प्रवृत्ति को बदल देती है और पाशविक बोध के बजाय इंसानी अंतःप्रज्ञा को विकसित करने में मदद करती है। मैंने हमेशा कहा है कि लोगों को आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए और उन्हें खुद का अच्छा विज्ञापन होना चाहिए। मैं साबित करने जा रहा हूँ कि मैं जो बोलता हूँ उस पर अमल करता हूँ। मैं साहस के साथ ये दावा करता हूँ कि अगर मेरे पास उतना बड़ा जन समुदाय हो जितना द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के पास है, जिसकी सेवा मैं अपनी छोटी पत्रिका के माध्यम से हर महीने कर सकूं, तो मैं स्वर्णिम नियम के आधार पर पारंपरिक संबंधों में जनसाधारण को प्रभावित करने की दिशा में अगले 5 साल में उतना हासिल कर सकता हूँ जितना बाकी सारे अखबारों और पत्रिकाओं ने पिछले 10 वर्षों में किया है। द गोल्डन रूल के दिसंबर अंक में मेरा पहला साल पूरा हो जाएगा। इसे कोरी डींग न माने कि इन 12 महीनों में इन पन्नों के जरिए जो बीज बोए गए हैं वे अमेरिका, कनाडा और कुछ अन्य देशों में भी उगने लगे हैं। इस युग के कुछ सबसे महान दार्शनिकों, शिक्षकों, उपदेशकों और व्यवसायियों ने हमसे हार्दिक नैतिक समर्थन का वादा ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारी सदस्यताएं भी ली है, ताकि वह सदैव को बढ़ावा दे सकें जिसका हम संदेश फैला रहे हैं। अति आलोचना करने की मेरी प्रवृत्ति, क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि आपका संपादक खुश है? ऐसे लोग हैं जिनके पास 36 वर्ष के अनुभव के बदले में दिखाने के लिए मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा संसारिक दौलत होगी, लेकिन मुझे उन सबको यह चुनौती देने में कोई भय नहीं है कि
मेरे पास अपने काम के फलस्वरूप खुशी का ज्यादा बड़ा खजाना है। हो सकता है कि कोई इसे संजोग माने, लेकिन मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे सबसे भारी और गहरी खुशी तभी से मिली है जब से मैंने ये पत्रिका शुरू की। इंसान जो भी बोता है वही वह काटेगा। हाँ, ये बाइबल का कथन है और ये दमदार दर्शन है जो हमेशा काम करता है। मेरे अनुभव ने इसे निर्णायक रूप से साबित किया है। लगभग 15 साल पहले पहली बार जब मेरे मन में किसी पत्रिका का स्वामी और संपादक बनने का विचार आया, तो मैं हर बुरी चीज की धज्जियां उड़ाना चाहता था। किस्मत के देवताओं ने शायद इसलिए उस वक्त मुझे पत्रिका शुरू नहीं करने दी होगी, क्योंकि मेरी सीखी हर बात उपयुक्त उदाहरण में बताए गए दर्शन की पूरी तरह पुष्टि करती है। छुट्टियों के लिए बहुत खुश कैसे बने। मुझे ये सुझाव देने दें कि आप एक छोटी-सी सेवा करें जो आपको करनी चाहिए, और शायद इससे आपको भारी खुशी मिलेगी और साथ ही दूसरों को भी मिलेगी। सही समय पर जाकर हॉलिडे और नववर्ष के कार्ड खरीदें। अपनी खुद की लिखावट में इन कार्डों पर भावनात्मक छोटे संदेश लिखकर उन्हें डाक से भेज दें। अपने मित्रों को नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं को। हर उस व्यक्ति को एक कार्ड भेजें जिसे आपने कभी नापसंद किया था, और हर उस व्यक्ति को जिसके बारे में आप मानते हैं कि उसने आपको कभी नापसंद किया था। हर कार्ड पर आप जो संदेश लिखें वह सामने वाले के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इसे आजमाने से आपको कोई चोट नहीं पहुंचेगी, इससे आपका बहुत भला हो सकता है। निश्चित रूप से इससे आपको महसूस होगा कि आप इस हॉलिडे सीजन में जितने ज्यादा बड़े दिल वाले, उदार और सहानुभूतिपूर्ण रहे हैं, उतने कभी नहीं रहे। इन दिनों हम सभी को पहले से ज्यादा उदार होना चाहिए। हमारे पास अपने साथियों के प्रति अपना नजरिया बदलने के बहुत सारे कारण होते हैं। इससे संसार रहने के लिए बेहतर स्थान बन जाएगा। आप खुद के साथ वैसे भी संतुष्ट नहीं हैं, और यह एक स्वस्थ स्थिति है, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। आप स्वाभाविक तौर पर भविष्य की खातिर अपने परिवेश और आदतों में थोड़े परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि आप अपने सभी पड़ोसियों के प्रति सहिष्णुता, सहानुभूति, क्षमा और न्याय का एहसास विकसित करने के दृढ़ संकल्प के साथ शुरुआत करें, चाहे आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं? क्या यह उत्कृष्ट विचार नहीं हो सकता कि आप आत्मनिर्भरता, खुशमिजाजी और दूसरों के प्रति विचारशीलता की आदत विकसित करें, यह जानते हुए कि यही गुण आपके संपर्क में आने वाले लोगों में प्रकट होंगे और अत्यंत कई गुना बढ़कर आपकी ओर लौटेंगे। कंजूसी छोड़ दें। विगत वर्षों में हम सभी संकीर्ण मानसिकता के स्वार्थी और कंजूस रहे हैं। हमने अपने मन को नफरत, आलोचना और अविश्वास की खुराक दी है। हमने अपने पड़ोसियों का बुरा सोचा है, उनकी मुश्किलों पर हम हंसे थे। अब हम अतीत की गलतियों को भूल जाएं और बस एक बार, अगर किसी और कारण नहीं तो प्रयोग करने की खातिर, अपने पूर्व स्वरूप से ऊपर उठकर बड़े दिल वाले और उदार बन जाएं। आप एक ही समय में अपने दिल को प्रेम और नफरत से नहीं भर सकते। ये दो मानवीय भाव बेमोल साथी है। आमतौर पर एक या दूसरा प्रबल रहता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इनमें से किसे अपने दिल में रखना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन सा अतंत आपकी सर्वश्रेष्ठ सेवा करेगा और आपको उपलब्धि के सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचाएगा? हॉलिडे कार्ड खरीद लें और वह प्रयोग करके देखें जिसकी मैंने सलाह दी है। यह आपके जीवन में धूप की किरण लाएगा, जो आपके अस्तित्व के हर अणु को स्पर्श करेगी, और इसकी बदौलत वह गुण प्रदीप होंगे जिनकी बदौलत संसार किसी व्यक्ति को महान कहता है। सच्ची महानता सबसे पहले इंसान के खुद के दिल में प्रकट होती है। संसार कभी उस महानता को तब तक नहीं पहचानता जब तक इंसान इसे खुद न पहचान ले। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आप ओछेपन, ईर्ष्या, नफरत और डाह से ऊपर उठ चुके हैं, तो हो सकता है कि इसके बाद संसार इसे पहचानने में देर कर दे। लेकिन एक बात तय है, संसार इसे तब तक नहीं पहचानेगा जब तक कि आप इसे ना पहचान ले। जब आप अपने दिल की तलहटी में महसूस करने लगते हैं कि आपके शरीर में एक महान आत्मा वास करती है, कि आपने पुराने स्वरूप से नए स्वरूप में कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो यह बात पहचानने में दूसरों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप जिन लोगों को नापसंद करते हैं, और आपके हिसाब से जो लोग आपको नापसंद करते हैं, उन्हें हॉलिडे कार्ड भेजकर आप सच्ची महानता की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। यह करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। आपको कट्टरता के दुर्गुण से उबरना होगा, लेकिन आप यह कर सकते हैं, और ये करने लायक काम है। मैं पक्के तौर पर नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह प्रयोग आपके लिए उतना ही मूल्यवान होगा जितना कि आपके जीवन में हुई कोई दूसरी चीज। हम में से ज्यादातर लोगों को खुशी व सफलता तभी मिलती है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं। यह प्रयोग आपके लिए मूल्यवान होगा, बशर्ते आप उन दुर्लभ आत्माओं में से एक ना हो जो इन नकारात्मक गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। मैंने अपने तमाम अनुभव में जो सबसे बड़ा सत्य खोजा है, वह ये है कि दूसरों की कृतज्ञता और दयाहीनता को क्षमा करने और भूलने से फायदा होता है।
आर्थिक संदर्भ में भी और मानसिक शांति के संदर्भ में भी। यह महसूस करने और अपने दिल की गहराई में जानने में सक्षम होना एक अद्भुत चीज है कि आप पलटकर वार करने और अपने साथ हुए हर गलत काम का प्रतिशोध लेने के सामान्य मानवीय गुण से ऊपर उठ चुके हैं। यह कितना अद्भुत है, यह आप तभी जान सकते हैं जब आप इसकी कोशिश करें, इसे इसी समय आजमाएं। अंत में मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूँ। कौन है जो आपको खुद को पूरी तरह व्यवस्थित करने से रोक रहा है और अपने चुने हुए किसी काम में ऊंचाई तक पहुंचने से रोक रहा है? कौन है जिसमें आपको रोकने की शक्ति है? अगर आपने अपनी शक्तियों को व्यवस्थित कर लिया है और अपने प्रयासों को एक व्यवस्थित अंदाज में एक निश्चित उद्देश्य के प्रति निर्देशित किया है, अगर आप नौकरी के बंधन वाले बहुसंख्यक लोगों में से हैं जिन्हें जीवन यापन के लिए आवश्यक भोजन और वस्त्र पाने के लिए अपने जीवन के हर दिन निश्चित घंटों में एक निश्चित जगह पर रहना होता है, तो कौन है जो आपको अपनी शक्तियों को इस हद तक व्यवस्थित करने से रोक रहा है कि आप अत्यंत कम से कम एक दिन की छुट्टी ले लें? इन प्रश्नों का उत्तर दें। हो सकता है कि यह उत्तर आपको गरीबी और असफलता के बियाबान से बाहर निकालकर सफलता और प्रचुरता की रोशनी में पहुंचा दे। बिना कोशिश किए पता कैसे चलेगा?